तो आर्ट का होना कितना इम्पॉर्टेंट है इस बात का अंदाज़ा लोगों को नहीं है। लोग बस फ़ौरन से एक टैग देते थे हर चीज़ में कि हराम का। जब आप एक चीज़ बहुत करते रहते हो ना तो उस जोन से जब निकलते हो, मैं ज़रूर ये कोशिश करती हूँ कि बहुत सूफी रॉक जब हो जाता है तो मैं उस जोन से निकलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि टू मच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सुना था अल्लाह ही देगा मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे झुका भी तेरे आगे मैं। क्योंकि यू आर अ सिंगर तो पॉलिटिशियंस या इधर उधर से अप्रोच किया जाता होगा कि भाई इस तरह का गाना आप गा दें या About my father कि I wish he was strong enough to shun those people। दुनिया से भागूं मैं, भागूं रे भागूं रे भागूं रे भागूं। तो इसलिए अच्छा हम तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मैंने बोला बर्थडे खत्म हुई क्या गिफ्ट देंगे आप लोग? तो फिर जो है ना वो अली हमजा ने ना यूँ, ये बल्कि मुझे कभी अली हमजा से पूछना चाहिए, पता नहीं उनके पास ये वीडियो क्लिप होगी कि नहीं होगी। उन्होंने जो है यूँ कैमरे में तो मेरे कहते हैं Would you like to be a part of Coke Studio Season 11? होए 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 हो। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चेहरा आपने थंबनेल पे देख लिया, पियानो आपको यहाँ दिख रहा है, तो इट मीन्स कि आज पॉडकास्ट में क्या क्या होने वाला है आपको आइडिया होगा। आपने इससे पहले भी इस तरह की एक एपिसोड देखी है। तो क्योंकि ये शख्सियत जो है ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अभी फ़िलहाल ये सुपरस्टार है, ये खान साहब है और ये मतलब ना शी इज़ वेरी टैलेंटेड। मतलब आप समझे ना, ये कैमरे के आगे मैं कह सकता हूँ, इसका रीज़न ये कि अगर रियल में होती मेरे सामने ना तो मैं कभी भी इसको ऐसे नहीं तारीफ़ करता। मैं कहता यार तुम गाना सुनाओ यार, क्या कर रही हो यार। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ यार दोस्तों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है ना इंट्रो देना अगर कैमरे के आगे भी। हाँ आई नो इट्स हार्ड बट बी कैजुअल। हाँ ऐसा ही है यार। एक्चुअली आवाम जो है ना यार मैं नहीं हूँ खासा यार देखो आवाम जो है ना, आवाम का थोड़ा सा मसला ये होता है कि हम लोग को ना वो समझते हैं कि यार हम लोग कोई अलग दुनिया में रह रहे हैं। हाँ, चाहे आर्टिस्ट हो, ठीक है ना, ये फैक्ट है। बिल्कुल तो उनको ना उस तरीके से समझाना कि भाई देखें आर्टिस्ट जो होता है ना वो एक आम आदमी के लिए तो आर्टिस्ट होगा, बट शायद वो आर्टिस्ट जो अपनी लॉबी या अपने सर्किल में ना उस वक्त वो आर्टिस्ट नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि उसको पता है कि यार मैंने इन लोगों में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एटीट्यूड के साथ चलना है, तभी मैंने आगे जाना है। अदरवाइज मुझे जहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन रखनी है वो अपनी ऑडियंस के लिए रखनी होती है, क्योंकि ऑडियंस को भी आप बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सेस नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल, जो कि हम देखते हैं कि यार एक बंदा अगर मशहूर हो जाता है ना, बहुत फूक फूक के कदम रखने एग्जैक्टली, और ये बंदे को तभी से पता चलता है जब वो थोड़ा मशहूर होता है, और ये दूसरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता जो एक आम बंदा देख रहा होता है ना। देखो बताने का रीज़न यही था कि हम लोग ना इमेजिन ये कर रहे होते हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई दुनिया में हम लोग कुछ हैं, या बहुत से लोगों का ये भी होता है कि यार अभी इससे बात करेंगे तो बुरा ना मान जाए। यार इंसान है, इंसान जो है वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि यार आप डरें या कभी, क्योंकि पहले मुझे भी होता था कि मैं कभी किसी मशहूर बंदे से कोई देख रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं उससे कभी बात ही नहीं कर सकता। फिर कभी होता है इंसान वक्त के साथ होता है कि यार क्यों नहीं कर सकते आप, क्या है, वो भी इंसान है आप भी इंसान हो, ठीक है, उसने जो काम किए हैं, उसने जो अच्छे काम किए हैं उसकी वजह से वो पहचान है, उसकी पहचान जो है ना वो आप पे थोड़ा सा हावी हो रही होती है मेरा हिसाब से। ऐसा है मुझे तो, शायद मैं अभी भी स्ट्रगल करती हूँ किसी नोन फेस को देख लूँ। हाँ मेरे साथ भी हो जाता है, मैं बहुत जल्दी नहीं मिलती। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो भी वो मतलब इंडस्ट्री का कोई भी बंदा हो तो उसको ऐसा लगता होगा, अगर वो मुझे भी जानता होगा कि यार इसने सलाम नहीं किया, तो दैट्स नॉट बिकॉज के कोई मगरूर हूँ मैं। हाँ। मैं आउट ऑफ बोलते हैं ना नर्वसनेस, मैं नहीं बात कर पाती, तो वो आई माइट कम ऑफ एज अ रूड पर्सन, बट दे डोंट नो के अंदर से ना मेरा हाल अजीब हुआ होता है कि मैं कैसे हेलो बोलूँ, तो ये होता है। ऐसे नताशा, मैं अगर ऑनेस्ट बात करूँ, देखो स्ट्रगल बहुत से लोग जो लोग नहीं जानते, मतलब लोग तो ये जानते हैं ना कि नताशा बेग कोक स्टूडियो में आई या एक दो जगह पे अपना वो साउंड्स ऑफ कराची या दो तीन जो भी तुम्हारी ज़िंदगी की रही अचीवमेंट, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि यार पिछले मतलब पीछे की ज़िंदगी की जो मेहनत और जो स्ट्रगल है ना वो बंदे की कितनी रही है। अब कहने को, जैसे मैं ना एक पोस्ट पढ़ रहा था अभी रिसेंटली जब तुम आ रही थी ना, तो मैंने एक पुराना उठाया, जब कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट को जहाँ से बूम मिलता है तो उस वक्त उसको जो बातें पॉजिटिव उसमें मिलती हैं, नेगेटिव उसमें मिलती हैं, वही इंसान का करियर लेके चलती हैं कि कैसे आगे सर्वाइव करेगा। तो मुझे याद है बहुत से लोगों ने कंपैरिजन किया कि यार ये जो है ना हमारी नई जनरेशन की वो हैं आबदा परवीन साहिबा। याद हो तुम्हें? तो उस वक्त क्या कॉम्प्लीमेंट में अच्छा लगा था, बुरा लगा था, या जो लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी उस वक्त? मैं चाहता हूँ कि एक आर्टिस्ट को जब कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है, देखो यार तुम्हारे लिए बड़ी अचीवमेंट होनी चाहिए कि तुम्हें इतने बड़े नाम के साथ किसी ने जोड़ा, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि वो मैं मिला उनसे और मुझे पता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी का होना जो है ना किसी कमरे में या किसी जगह पे वही काफ़ी होता है। तो ठीक है किसी ने मोहब्बत में बोल दिया कि यार आपके वो, लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है कि अबे ये रह गया, अबे ये वो कैसे एक आर्टिस्ट झेलता है। यार आई थिंक
क्या बोले बंदा, देखो पहली बात तो ऑब्वियसली बुरा क्यों लगेगा अगर कोई मुझे इतनी नहीं बड़ी बुरा उस पर नहीं हस्ती कह रहा से मैं, ये अब जो लोग मिला ट्रॉल रहा कर है। रहे थे ना कि अबे यार मतलब ये क्या है, ये कोई तरीका है मुझे देखो comparison? उनकी ट्रोलिंग पे भी बुरा नहीं लगा क्योंकि हाँ। मैंने अपने मुंह से तो नहीं बोला। हाँ अगर मैं खुद से कहती कि मैं खुद से क्लेम करती कि अब तो मैं छोटी आबदा परवीन बनने आ रही हूँ, तब अगर लोग मुझे जलील कर रहे होते तो हाँ मुझे बुरा लगता। ऐसे ही है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, नहीं उल्टा मतलब चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, लोग मुझे बोल रहे हैं, और अगर दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये अपना आपको क्या समझ, बोलो यार, मैं भी अपना आपको कुछ नहीं समझ रही। हाँ ऐसे ही ऐसे कसम से नहीं, नहीं लेकिन- समझ रही मैं वो, क्योंकि वो जो फिर बहुत जगह पर मैंने बोला कि भाई देखो आप जिनसे मुझे कंपेयर कर रहे हो उनका लेवल इतना ज़्यादा है कि एक तरह से ना शिर्क महसूस होता है, शिर्क सा लगने लगता है, अच्छा, क्योंकि यू नो शी इज़ वन एंड ओनली हाँ इन सूफी म्यूज़िक। ऐसे मुझे ही है। देखे सूफी म्यूजिशियंस और आएंगे और हैं, लेकिन जो जिसकी जगह है ना आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बिल्कुल आप अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ आते हो तो वो अलग बात है, लेकिन आप किसी के नाम को रिप्लेस नहीं कर सकते। अल्लाह ने सबको बहुत खास बनाया है, पहचान दी है हाँ सबकी। बहुत इंडिविजुअल आप हो, तो यू कैन नॉट रिप्लेस एनीवन। सो इफ पीपल आर ऑफेंडेड आई डोंट केयर, बिकॉज मैंने तो बोला नहीं। तो मैं उल्टा खुद मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, तो उस जिम्मेदारी को थोड़ा सा झटकने में मुझे टाइम लगा। के देखें मैं जो हूँ अभी एक छोटा उभरता सितारा, सही है। प्लीज़ मुझे उभरने दें, मुझे इतना बड़ा नाम देकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे के ना दबाएं। मैं एक्चुअली बहुत एंग्जाइटी की शिकार हो गई थी इस चक्कर में कि यार ये लोग मुझे क्या समझ रहे हैं, और मैं एज अ इंसान तबीयत भी वैसी नहीं है ना मेरी कि भाई देखो आई डू सूफी रॉक, दैट डज नॉट मीन कि 24/7 मैं एक सूफी जोन में रहूं। ऐसे ही है। आपको एक मतलब मुझे तो वो नौटंकी लगती है कि अगर मैं सूफी म्यूजिशियन हूँ या सूफी रॉक, एक्चुअली मैं सूफी रॉक बोलना चाहूँगी, मैं सूफी म्यूजिशियन नहीं, मैं सूफी रॉक हूँ, बिकॉज रॉक एक ऐसा एलिमेंट है म्यूजिक का जो मेरे रगों रगों में बसा हुआ है। ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड फ्यूजिंग सूफी विद इट तो कमाल हो गया, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। सो आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। और जहाँ तक सूफीज़म की बात है या किसी इंसान के सूफी होने की बात है, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि वो सूफी है कि नहीं है। जो सूफी होता है ना उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है वाकई में। और आई थिंक हर इंसान के अंदर सूफी हिंट है, सूफी सोल है। तो ये नहीं हो सकता कि मैं सूफी हूँ तो आप नहीं हो। तो ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है। बट येस आई वॉज इनिशियली एक्सट्रीमली नर्वस बिकॉज मुझे था कि यार अभी तो मुझे बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, लोग क्यों मुझे बॉक्स में डाल रहे हैं कि बस यही है कि यार मतलब 2-3 जगह ये भी हुआ था जब शिकवा जवाब शिकवा के बाद पता नहीं मेरा ऐसा क्या इमेज चला गया था कि लोग मुझसे मिलते थे तो कहते थे हमारे सर पे हाथ रख दे। हाँ कुछ है, मैंने कहा ना खान साहब वो फीलिंग होती है लोगों की। तो मैं कहती थी क्या हो गया है भाई। अच्छा पता है एक और चीज़ होती क्या है, मैंने ये देखा है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि तुम्हें कंपैरिजन किया और तुमने एक चीज़ सोची कि यार मुझे ना शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है कि इतने बड़े लेजेंड के साथ मुझे वो कर रहे हैं। यार एज अ आर्टिस्ट कभी हमने सोचा नहीं इसके ऊपर कि यार हम क्यों इतना वो किसी को सोचते हैं। ठीक है, एक हमारी जैसे लेजेंड है ना, अगर कोई मैं इस मिशन पे हूँ कि यार मुझे उन जैसा बनना है या मुझे जो है ना नुसरत साहब जैसा गाना है या मैं गा सकता हूँ या मैं उनसे आसपास का गा रहा हूँ बट मैंने बनना वो है और मैं अगर ये शोर करता हुआ जा रहा हूँ कि यार मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरी ये इंस्पिरेशन है या मैं इनको फॉलो करता हूँ या मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ, तो लोग इतना बुरा क्यों मानते हैं? कि यार देखो एक इंसान है वो कोई भी उसको पसंद आ सकता है ना यार। एक क्रिकेटर है वो किसी ना किसी क्रिकेटर को देख के ही आगे निकला है ना। बिल्कुल ऐसा है, मतलब ये कितने सारे क्रिकेटर्स हैं उनके सारे इंस्पिरेशन वही होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि यार कोई फास्ट बॉलर आ जाए यार हमें दूसरा शोएब अख्तर मिल गया, वाओ, वहाँ पे तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट के उसमें यार हमें दूसरी आबदा परवीन मिल गई या हमें दूसरी जो है ना वो जो है मुन्नी बेगम मिल गई या नुसरत साहब मिल गए दूसरे, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग क्यों करते हैं कि अबे वो ज़्यादा नुसरत साहब नहीं बन गया तो ज़्यादा आबदा परवीन साहिबा ना बनो आप ना। यार आई डोंट नो बट ये क्यों लोगों का होता है ये? आई थिंक ये एक है, ये एक तज़ाद है एज एन के हमारे इंडस्ट्री में जो है ना स्पेशली आई डोंट नो अबाउट द एक्टर्स बट आई थिंक म्यूजिशियंस एंड या मोस्टली म्यूजिशियंस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो लोग मुंसलिक हैं उन पे लोग उंगली उठाने के लिए फ़ौरन तैयार होते हैं। हालांकि बेचारी है ही म्यूज़िक इंडस्ट्री भी नहीं है प्रॉपर, ठीक है। एक तो आपको शुक्र करना चाहिए कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ म्यूज़िक को इतनी फ़रोग नहीं है, वहाँ पे उसके बावजूद बहुत सारे आर्टिस्ट के अंदर ये ड्राइव है कि वो म्यूज़िक ज़िंदा रखें और उस म्यूज़िक की वजह से आप एक एंटरटेनमेंट इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग फैक्टर। हम लोग पता नहीं क्यों उसको उस तरह देखते हैं। इंसान 24/7 डिप्रेशन में, गुस्से में और दुख में नहीं रह सकता। तो आपको चाहिए होता है एक पोर्टल जहाँ पे यू कैन जस्ट पुट योर सेल्फ इन इट
कि आप ट्रांस में चले जाओ, वो चाहे वो किस किस्म का भी म्यूज़िक हो। अब वो एक अलग डिबेट है कि किस किस्म के म्यूज़िक होते हैं जो बुरे होते हैं, कौन से अच्छे, तो आप अच्छे म्यूज़िक की तरफ जाओ। हम भी कोई बुरा म्यूज़िक नहीं कर रहे हैं, हम साफ सुथरा म्यूज़िक कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी एंड पीपल दे आर ओवर क्रिटिकल फॉर नो रीज़न। ऊपर से सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है, ऐसा ही है। तो बस उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, अब उसको लेके चलना है। और उसका वाहिद जो है तरीका वो यही है कि इग्नोर करो, और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सूफीज़म की हमारी बात हो रही थी ना। अच्छा, मुझे तो वल्लाह देखो थोड़ी सी डेफिनेशन भी नहीं पता कि सूफीज़म होता क्या है, क्योंकि बस इतना पता है कि यार सूफ़ी सॉन्ग है, थोड़ा माहौल, थोड़ा झूम लेते हैं, तो ये वाले माहौल को सूफ़ी कहते हैं। थोड़ा सा ज़रा आसान अल्फाजों में एक आम आदमी को ना 2 अल्फाजों में या 2 जुमलों में कि सूफीज़म होता क्या है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेरा था पॉइंट, पाकिस्तान में जो फेक सूफ़ी फिर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ कपड़े पहन लिए, 2-4 गाने सीख लिए और वो अपने आप को कि मैं तो मलंग हूँ, मैं तो मदारी हूँ, मैं तो ये हूँ, और इस टाइप का उन्होंने एक इमेज रखा हुआ है। बट वो सूफ़ी नहीं है। सूफीज़म तो मेरे ख्याल से 24 घंटे एक ढाल है ना, एक वो हैबत, यानी नहीं वो नहीं कहेंगे, एक कैफियत का नाम है मेरे ख्याल से शायद। ये कैफियत है। और दूसरी बात कि मैंने बोला ना कि मैं आपको पहले ही बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सूफ़ी रॉक म्यूज़िक या सूफ़ी म्यूज़िक कर रहे हैं तो मैं आपको उसी झोले में मिलूँ। हाँ, ये वाली बात हो रही है। ज़रूरी नहीं है। आई डोंट लाइक इट, क्योंकि भाई ये जो जोन होता है ना आपका, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि सूफीज़म जो है इट्स अबाउट योर सोल्स कनेक्शन। सही है। ठीक है, विद योर क्रिएटर, रिगार्डलेस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो सूफी कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सूफी एक मुसलमान ही हो। ये सूफी के लिए आपको मखसूस कोर्स या ट्रेनिंग लेनी है, कोई सेक्ट का वो गुलाम नहीं है, कोई कल्चर का गुलाम नहीं है। सूफीज़म इज समथिंग जिससे आई थिंक हर तरह का इंसान कनेक्ट कर सकता है। उसको ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ कॉमन होने की, एज लॉन्ग एज यू नो दैट स्पिरिचुअलिटी। तो यू नो व्हेन आई ऑल्सो, मैंने बोला ना सूफी तबीयत जो है ना वो हर इंसान के अंदर है। मैं नहीं कह रही कि मैं सूफी हूँ, लेकिन अक्सर जिस तरह मुझे मेरी अम्मी से भी ये सुनने को मिल रहा होता है कि यार ये तो मलंग है, कुछ चीज़ों में हूँ मैं मलंग के, डैम केयर एटीट्यूड बहुत चीज़ों में कि ठीक है जाने नहीं दो, बख्श देखना, दो, मेकअप वेकअप नहीं देखना, लड़कियों वाली चीज़ें वो भी नहीं करनी, जब मूड होगा करूँगी, नहीं होगा तो नहीं करूँगी, वो वाला सीन है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है। सो मुझे अपने आप को उस बॉक्स में कैद ही नहीं करना जो चीज़ मुझे टेंशन देना शुरू कर दे। ठीक है, अगर मेकअप नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करूँगी, दिल कर रहा है तो। मतलब सूफीज़म का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लोगों एक झोला पहने और आप अपने बाल बिखेर के बस आप बैठे रहो और आप लोगों को दिखाओ कि सूफी हो। और कुछ लोगों की ऐसी तबीयत है, ठीक है, और वो भी गलत नहीं है, ठीक है, वो उस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं। ये लोगों का प्रॉब्लम है कि लोग उनको बॉक्स में डाल देते हैं कि इसने झोला पहना है तो ये सूफी है और इसने तो मॉडर्न कपड़े पहने तो ये सूफी नहीं है। इट्स विद इन। हाँ, मतलब ये उस पे नहीं है कि आपने जो ना कपड़े वैसे पहन लिए वो करें। क्योंकि देखो मैं ना बड़ा, मेरी ना एक अलग नज़र होती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ कि यार अगर आप मुझसे कोई एक बात कह रहे हो ना कि यार मैं ये करता हूँ या मेरी ये वो है, तो मैं आपकी बात के साथ ना आपकी आंखें और आपका चेहरा पढ़ूंगा। मैं वो आदमी हूँ बिल्कुल। और मुझे कहीं पे भी मैच लगेगा ना कि यार आपकी आंखें या आपका चेहरा साथ नहीं दे रहा जो आपके अल्फाज हैं, तो मेरी जजमेंट फिर उस हिसाब से बनती है बंदे की ना कि मैंने इसको टाइम देना है या नहीं देना। मैं ऐसे चलता हूँ बिल्कुल। कुछ चीज़ें होती है ना, इंसान को वाइब पकड़ लेता है, तो मैं वाइब्स पकड़ने वाला इंसान हूँ ना। अब मैं बहुत से सिंगर्स देखता हूँ, उन्होंने झोले पहने हुए हैं, वो भैया वो एक वो सिर्फ सिंगरों ने नहीं बहुत से लोगों ने पहने। हाँ, मतलब सिंगरों की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया है ना, हर बंदा आर्टिस्ट बन के आया है, तो हर बंदा ना अपनी एक इमोशनल स्टोरी लेकर आना चाहता है। बट चलो मानी, देखो आई विल करेक्ट यू इन वन थिंग कि मुझे लगता है, देखो एक ये तो बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन एक सिंगर अगर ये करता है ना, फॉर एग्जांपल अगर वो स्टेज पे आके ये कर रहा है, तो मेरा ये मानना है फिर भी इट्स ओके। यू नो व्हाई? बिकॉज यू नो बिकॉज स्टेज पे ना, स्टेज इज ऑल अबाउट ड्रामा। ठीक है, आई थिंक व्हेन यू आर, मेरा आई बिलीव कि जब आप स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हो ना, यू शुड ड्रेस इन अ वे कि वो एक ड्रामेटिक लगे, वो बिगर देन लाइफ लगे कि हम अब मुझे नहीं मज़ा आता, मैं नहीं चाहती कि मैं जो आम जिंदगी में कपड़े पहनती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अभी पहन लिया या मैंने कोई जीन्स पहन ली, वो मैं स्टेज पे पहन के जाऊँ। नहीं, ऑब्वियसली वो एक वो बिगर देन लाइफ नहीं है। हाँ, सही है। वो नहीं है। मुझे अच्छा लगता है ड्रामा दिखे, हालांकि मैं अभी भी उतना ज़्यादा नहीं करती। माइकल जैक्सन को देख लो यार, एक कितने बड़े ऑरा के साथ आता था ना। सो आई थिंक
वहाँ तक ठीक है। और आपकी लाइफ में ना, जहाँ तक आप सूफीज़म की बात कर रहे हैं कि लाइफ में भी आपको ऐसे लोग काफ़ी मिले होंगे जो क्लेम करते होंगे कि उनमें ये ताकतें हैं, ये उन्हीं की और बात वो, कर रहा हूँ हाँ, मैं, और वो फेक, आपके फेक, टीचर बनने की कोशिश फेक, करते होंगे। फेक वाले, हाँ, वो उन्हीं पे आ रहा था उनको पकड़ने का सबसे अच्छा नुस्खा बताती हूँ। नुस्खा बताएं। ठीक है, हालांकि मैं भी कोई पहुंची हुई खातून नहीं हूँ, ना मैंने ना कोई किताबी कीड़ा हूँ मैं, सही है। लेकिन एक बहुत बेसिक चीज़ है, जब भी कोई अल्लाह की बात करे या रसूल की बात करे, लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं जब अल्लाह और रसूल के नाम को पकड़ के आपको मंजन बेचते हैं। ऐसे ही है। लेकिन उनकी पकड़ाई पता है कहाँ है? वो ऐसे लोग जब अपने आप में घुसे हुए होते हैं, नार्सिसिस्ट, उनके अंदर मैं होता है, तुम्हें दिखेगा। बिल्कुल है। जिस दिन उस शख्स के अंदर मैं दिखने लगेगा ना कि मैं ये, मैं वो, मैं, एक मगरूरी दिखेगी आपको। वो मगरूरी ना वो क्वालिफाई नहीं करती इस चीज़, क्योंकि बड़े से बड़े हमारे मतलब हमारे पैगंबर, हमारे जितने भी ये सूफ़ी बुजुर्ग हैं, उनमें ये मगरूरी नहीं थी। और आजकल के ये आम इंसान जो हैं अपने आप को पहुंचा हुआ दिखाते हैं, लेकिन उनमें एक मगरूरी दिखती है। और वहाँ से फिर मैं ऑफ हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ निकलो। यार कितना प्यारा लगता है ना एक लड़की जब जो है ना आपको इतनी, मतलब उसकी कहते हैं ना इतनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च हो इस्लाम को लेके या किसी चीज़ को लेके। कोई रिसर्च नहीं है मेरी। नहीं, रिसर्च नहीं कहता, रिसर्च नहीं कह रहा, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। देखो ना, वही वाली बात है ना, इंसान जो कहता है तो वो उसका दिल कितना वो बात कह पा रहा है ना, तो उसने फील किस इंटेंसिटी के साथ किया। मतलब कुछ भी तुमने ज़िंदगी में फील किया हो और तुम मुझे बताओ कि यार देखो कभी ऐसा हो, यार ऐसा होता है, मैंने इस तरह का फील किया। अब जैसे मैं सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, देखो कुछ जेन्युइन सिंगर्स होते हैं जो मैंने देखे हैं सूफी ना, मैं भी शौक रखता हूँ, मैं सुनने वाली साइड पे हूँ, बिल्कुल, मैं गाने वाली या म्यूज़िक वाली साइड पे मैं लिसनर हूँ। तो मैंने कुछ लोग देखे जिन्होंने ये वाले ढाल का सहारा लिया पाकिस्तान में, कि वो ट्रेंड चलता है ना और पाकिस्तान में ये चीज़ बिक जाती है, वही कहीं ना कहीं इस्लाम भी कनेक्ट होता है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ढाल का सहारा लेना, आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया, सिंगिंग को उन्होंने सूफी के साथ जोड़ा और उन्होंने एक इस्लाम की जो वो आ जाती है ना, थोड़े से बैरियर्स आते हैं हमारे, उसको भी उन्होंने खामोश कराने के लिए एक सहारा ले लिया और एक फेक पर्सनैलिटी अपनी ये बना ली कि हम सूफी हैं, हम पहुँचे हैं कुछ ना। और उसमें वो हालांकि ना कोई उनकी वो वाली प्रैक्टिस है जो सूफी सुरों के लिए चाहिए होती है, कि स्पेशली के अल्फाजों की जो अदायगी है वो भी बड़ी डिफरेंट तरीके की होती है। तो ये सारी चीज़ों पे ना मुझे देख के होता है कि यार ये आजकल सूफी का ट्रेंड जो इतना चल रहा है, तो क्या सारे सूफी बनेंगे पाकिस्तान में, और कोई सिंगर नहीं है, कोई दूसरी कैटेगरी नहीं है? नहीं, अब तो खैर, अब तो जेंजी ने थोड़ा सा बदल दिया। जेंजी में तो यार जेंजी हैज चेंज्ड द सीन, बट या ये वही वाला सीन है कि आई जस्ट टोल्ड यू ना कि नोबडी कैन क्लेम। अच्छा, मुझे ऐसा तुमने कहा कि सूफी रॉक तुम्हें बहुत पसंद है, कोई वजह तो होती है ना हर चीज़ की भाई। क्लासिकल लोगों को ये वाली आवाज़ नहीं पसंद, तुम्हें ज़रा ज़्यादा आवाज़ हो वो उस टाइप की तुम थोड़ा सा ना उस पर करोगी। एक होती हैं जो लड़कियां जैसे सिंगर हैं, वो आवाज़ को तो एक पतले उस पर लेके जाती हैं, तुम थोड़ा डिफरेंट स्केल पे लेके जाती हो। तो ये शौक यार देखो, द वे आई टॉक, तो श्रेया घोषाल या लता मंगेशकर वाला सीन तो दूर दूर तक नहीं हो सकता था। तो हुआ ये कि सूफी रॉक मेरी लाइफ में इस तरह आया कि when I was becoming a singer, तो मुझे था कि मैं जुनून को देखती थी, ठीक है, जुनून को देख के कहती थी कि यार ऐसा सीन लड़की क्यों नहीं करती कोई, कि कोई आए, मतलब स्टेज पे आए तो एनर्जी जो उठाने वाली हो, वही वाला सीन। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। एंड देन when I started performing, और इनिशियली तो मुझे था भी नहीं कि मैं सूफ़ी रॉक करूँगी। मैं मतलब ठीक है, मैं रॉक करती थी बट सूफ़ी लाइक नहीं समझती थी मैं अपने आप को। मुझे तो था यार अभी नहीं है, अभी बहुत सीखना पड़ेगा इसके लिए। तो लेकिन बट स्लोली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो इतना मज़ा आने लग गया। और मुझे क्या, अब देखें, हम तो हैं आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स, जो ऑडियंस, हम ऑडियंस के लिए हैं, जो क्राउड को अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। तो जब मैंने वो रिस्पॉन्स क्राउड का देखा तो मुझे हुआ कि यार कोई तो सीन है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से ये चीज़ उठा के बैठ गई कि ओ ये तो मैं करूँगी। ये मुझे क्राउड से पता चला कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। एंड देन बस आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई स्टिल लव इट। जब कभी कभार जब आप एक चीज़ बहुत करते रहते हो ना, तो उस जोन से जब निकलते हो, मैं ज़रूर ये कोशिश करती हूँ कि बहुत सूफी रॉक जब हो जाता है तो मैं उस जोन से निकलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि टू मच इज़ ऑल्सो नॉट गुड, लेकिन वापस जाने का दिल चाहता है। सो आई टेक ब्रेक्स, लेकिन आई एम एंजॉयिंग इट। वो कहते हैं ना कि इंसान ज़रूरत के लिए तो अपने टैलेंट को या अपनी आर्ट को किसी भी शेप में, किसी भी उसमें मोल्ड कर लेगा, लेकिन इन दी एंड जो उसकी सोल, उसको जिस तरह जहाँ पे फंसी हुई है ना, उधर वो जरूर जाएगा, इवेंचुअली वापस उधर जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग होते हैं कि वो इतने बड़े स्टार बन जाएंगे, लेकिन उनकी ना एक ज़िंदगी में एक चीज़ रहती है कि उन्होंने कभी रेडियो किया होता है या उन्होंने कोई फला चीज़ की होती है ना, भले वो बहुत उसका स्पैन छोटा सा होता है या उसकी अब ज़रूरत भी नहीं है उनकी लाइफ में या करियर में,
बट फिर भी वो जाते हैं वो करने के लिए। बिल्कुल, क्यों? ये क्योंकि उनको सोल सेटिस्फैक्शन मिलती है वहाँ पे। ये भी है, सोल सेटिस्फेक्शन तो बहुत अब जैसे पियानो है ना, ये मेरा ये 20-20 25-25 दिन यहाँ बन रहेगा। मेरी अम्मी अक्सर कहती हैं कि यार ये फालतू पड़ा है, किसी को बेच दो, इतनी महंगी चीज़ है ये वो। मैं कहता हूँ नहीं अम्मी, मुझे रात में 3 बजे भी कभी उस वक्त एक मोमेंट आते हैं ना दिमाग में, काम आते हैं यार ये कुछ बजाने का दिल कर रहा है, तो वो जो मैं 5 मिनट आके अपना बजाऊंगा ना, वो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया, उसके बाद ये मजीद 20 दिन बन रहेगा। हाँ यही है, तो ये वाली चीज़ें सिर्फ एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। ये एक आर्टिस्ट लेकिन जो आर्टिस्ट होता है ना सर, वो वाकई में थोड़ा सा मजनू, कोई कहते हैं ना गायब दिमाग कह लें या मदहोश कह लें, या अपनी दुनिया में होता है वो, अपनी दुनिया में होता है। एग्जैक्टली जैसे आपने देखी होगी ना इंसेप्शन में लोग सो जाते हैं और एक अलग दुनिया में जीना चाहते हैं, तो आर्टिस्ट ना अपनी इंसेप्शन में जी रहा है, यानी अपनी ज़िंदगी में जी रहा है। Yeah, it's nice. उसको अगर आप निकालेंगे ना तो आपको जवाब देगा, बट जवाब मोस्ट प्रोबेबली वो आपके मतलब का नहीं होगा, इसलिए आप बोलते हैं कि यार ये तो पागल है, ये तो साला ये तो पत्नी वो है, क्या कहेंगे इसको, शैतानी काम, और ये क्या क्या इस पे जो हमें मिलता है ना, ये टैग्स लग जाते हैं, लेबल्स लग जाते हैं। तो एनीवे भाई, सूफ़ी हजरात से गुजारिश है कि सूफ़ी अगर आपने करना है ना, तो सूफ़ी थोड़ा सा सीख भी लें और मगरूरी निकालें। हाँ ठीक है ना, आजिज़ी लेकर आए, आज इसीलिए आए। एनीवे। अच्छा नताशा, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जैसे पाकिस्तान है या आपका मुल्क होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिस्ट, तो अगर आर्ट फॉर्म की बात की जाए या कैटेगरी की बात की जाए ना, तो सिंगिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाया है, अगर आर्टिस्ट कम्युनिटी में देखा जाए। यानी कि अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ऐसा एक्टर पाकिस्तान में रहा होगा जिसने इंटरनेशनल लेवल पे पूरे पाकिस्तान को जो है ना रिकग्नाइज़ किया हो, चाहे गोरों में चाहे दूसरे कल्चर्स में, ठीक है ना। हैं काफ़ी सारे आर्टिस्ट जिन्होंने, बट उन्होंने एक लिमिटेड लेवल तक किया है, बट पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह अगर हम सिंगिंग में देखें, नुसरत साहब हैं, आबदा परवीन साहिबा हैं, और हज़ारों नाम हैं, ठीक है ना। मेहदी हसन साहब हैं, आतिफ़ असलम हैं, इसके अलावा जुनून है, ठीक है ना। ये वो लोग हैं जिनकी इंटरनेशनल फॉलोइंग है, मतलब इनको दुनिया में किसी भी कोने में आप खड़ा कर देना, या इनका कोई जो है कॉन्सर्ट आप ऑर्गेनाइज़ कराएं, कोई इवेंट, तो पब्लिक कहीं से भी पहुंचेगी, इवेंट टिकट्स करके भी पहुंचेगी। लेकिन ये किसी एक्टर के साथ, किसी डांसर के साथ, या किसी दूसरे आर्ट फॉर्म वाले बंदे के साथ नहीं होता। उसके बावजूद भी सिंगर्स को जो है ना हमें इतना ट्रोल किया जाता है, या वो प्लेटफॉर्म या वो मौके नहीं मिलते। वो इसलिए है, देखें पहली बात तो वैसे तो आर्ट इट्सेल्फ एक कंट्री के लिए बहुत एजाज़ की बात होती है, बिल्कुल, चाहे वो हर फॉर्म का आर्ट वो रेजोनेट करता है हर इंसान से, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एनी बैरियर ऑफ लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग। अब म्यूज़िक की बात आती है, म्यूज़िक को कहते हैं लोग, म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो वो बाउंड नहीं है किसी लैंग्वेज में। तो म्यूज़िक जो है, इंडीड येस इट हैज़ हेल्प्ड पाकिस्तान, यू नो, के I think musicians have actually helped Pakistan to put them on map. बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, इंटरनेशनली। क्योंकि आप जब भी इंटरनेशनली जाते थे तो कितनी जगह पे ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप गए तो लोग आपको इंडियन ठीक है, पाकिस्तान का तो नाम लोगों को पता ही नहीं होता था। बिल्कुल। तो अब मुझे अच्छा लगता है कि नेम्स लाइक नुसरत फ़तेह अली खान साहब, आबदा जी, फिर आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, एंड देन शफ़क़त अमानत अली, अब आते हैं हम अली सेठी, बिल्कुल, उरूज आफ्ताब और बैंड, जो हम ये लोग जो हैं इंटरनेशनली हमारी कंट्री को वो रिकग्निशन दे रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी प्राउड फैक्ट कि लोग हमें रिकग्नाइज कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी आवाम की बात है और हमारे सिस्टम की बात है, तो आई थिंक दे नीड टू लुक इनटू दिस मैटर कि देखें, आप कुछ भी कर लें, जो भी हमारे झगड़े दूसरे मुल्कों के साथ होते हैं, या जो भी हमारे इख्तलाफ हैं, ठीक है, वो सिस्टम में रहते हुए या ये पॉलिटिक्स करे ना, ये करता है आपको एक तरह से गंदा, ठीक है, साफ सी बात है। लेकिन जो आपका एसेट होता है ना, वो आर्ट होता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने आर्टिस्ट को सराहें, ना कि उनको जलील करें। सबसे धुतकारे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से वही है यहाँ पे, ठीक है। तो लोगों को ये बात जानने की ज़रूरत है कि अगर आप कहीं जाएँ किसी मुल्क में बहुत प्राउडली सीना चौड़ा करके, वो अगर आपके मुल्क को अच्छा समझेंगे, वो आपके आर्ट की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग्स बट जस्ट आर्ट। तो आर्ट का होना कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात का अंदाज़ा लोगों को नहीं है। लोग बस फ़ौरन से एक टैग देते थे हर चीज़ में कि हराम का। बहुत इजी हो गया हमारे लिए हर चीज़ में हराम हलाल क्या है। हराम हलाल जो चीज़ आपको घटिया बना दे, जो चीज़ आपको गंदगी की तरफ ले जाए, सो विच मीन्स कि कोई भी चीज़ आपको गंदगी की तरफ ले जा सकती है। हर चीज़ का एक अच्छा इस्तेमाल है, एक बुरा इस्तेमाल है। बुरा इस्तेमाल हराम होगा, अच्छा इस्तेमाल हलाल होगा। इट्स दैट सिंपल। लेकिन हर किसी को एक बॉक्स में डालना है, एक टैग में डालना है,
ये जो गलत बात है। हाँ ये तो है। देखो अच्छा एक और भी चीज़ ये होती है ना कि यार हमें, हमारा मसला ये है कि हम ना दुनिया के साथ चलना तो चाहते हैं, हाँ, लेकिन Rigidness भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं नहीं जैसे मैं मिसाल दूंगा कि पिज़्ज़ा है ना, पिज़्ज़ा खाते हैं हम लोग सारे। आपको पता है ना पाकिस्तान में जो, इंडिया में जो पिज़्ज़ा मिलते हैं ये एक वो है लाइक, इसको ना वो किया गया, इवॉल्व किया गया है, देसी पिज्जा से अपने हिसाब से बनाया गया है वो पिज़्ज़ा, बट उसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो उसमें कहीं पे भी नहीं आता। तो इट मीन्स कि हम दुनिया के साथ चलना तो चाहते हैं, हम ये दिखाने के लिए कि यार हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बट अपनी मर्जी का बना के खाते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ज़रा इंसान को लाइक जो ओरिजिनलिटी होती है ना किसी भी चीज़ की, जो उसका फ्लेवर है उसको ना मारो। चाहे जैसे कि अगर एक आर्ट है ना, अब सिंगर है वो गाना गाएगा, अब उसने ये चीज़ की है ना और आप भी इंजॉय कर रहे हो। देखो अगर गाने वाले को आप ये कह रहे हो ना कि यार तुम गुनाह कमा रहे हो या तुम इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हो, तो सुनने वाले को भी तो है ना, सुनने वाले को भी तो मैं तो क्लियरली कहती हूँ अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो अभी कल से पाकिस्तान में एक किसी जगह से भी म्यूजिक की आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो मैं मान जाऊंगी आपको। अब लोग हमारे यहाँ ना वही है कि देखो अपने अपने पैरामीटर सेट किए हैं कि मैं ये काम कर लेता हूँ तो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम इससे आगे करोगे तो गलत हो जाएगा। यही है अगेन, पता नहीं क्यों हम लोग अपने आप को इतना परफेक्ट क्यों समझते हैं। और मैं तुम्हें मानी एक बात बताऊँ, मेरा डेली लाइफ ऐसा है कि मुझे अपने आप को बताना पड़ता है कि तुम सही हो, क्योंकि बार बार मुझे लगता है कि मैं तो, कोई मुझे क्या धुतकारेगा जितना मैं अपने आप को खुद धुतकारती हूँ। तो मुझे आगे वाले को देख के समझ नहीं आता कि वो अपने आप को इतना परफेक्ट कैसे समझ रहा है और दूसरे पे उंगली कैसे उठा रहा है। पहले तो अपने ऊपर से उंगली, अपनी तरफ जो कहते हैं ना कि हम उंगली उठाते हो तो चारों तो आपकी तरफ, तीन आपकी तरफ आ रही होती है, तो वो 3 उंगलियां तो मुझे भी बहुत ज्यादा वो कर रही होती, कुरेद रही होती हैं। एक और चीज़ होती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है आपको कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें क्या, एक आर्टिस्ट को ना जिस वक्त लगा ना कि मैं सेटिस्फाई हो गया, उस वक्त वो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल यही है, आपका लर्निंग प्रोसेस रुक जाएगा। इसीलिए वो आर्टिस्ट है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाई हो जाता तो वो आम आदमी है कि भाई आप सेटिस्फाई होकर बैठ गए कि आपको जॉब मिल गई, अब आप जॉब करते रहोगे, शादी कर लोगे। बिल्कुल ये है एक आम आदमी। और एक आर्टिस्ट में ये कि यार मैंने अगर यहाँ तक पहुँच गया हूँ ना, अब वहाँ पहुँच के मेरे लिए एक अलग एम है, बिल्कुल अलग गोल है, ऐसे ही होता है। एनीवे तो खैर बात हो रही थी जनाब के पाकिस्तान में जो है ना आर्ट की कदर वो नहीं है और होनी चाहिए, कभी हो जाए। लोगों को पता होना चाहिए कि आर्ट से कितना फ़ायदा है, आपके मुल्क के ही मतलब बोलते हैं ना शान, आप शान बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसी यार। आप अब ये देखें ना कि आप किसी स्टेज पे खड़े होकर पाकिस्तान का एक कौमी नगमे जो होते हैं, जी ये नहीं कह रहा नेशनल एंथम, मतलब कौमी नगमे जो होते हैं, अगर आप वो भी गा रहे हैं और उस पर आपको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इट मीन्स कि आपने किसी स्टेज पे खड़े होकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, अपनी आर्ट को डिलीवर किया लोगों में एक जज्बा डालने के लिए। कहते हैं ना कि यार वो वाघा बॉर्डर पे आपने अक्सर गई हो कभी? मैं इत्तेफाक से कभी नहीं गया, बट मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ जब आप बैठे होते हो ना वो आपका मुल्क का एक जज्बा अलग ही होता है लेवल पे। अब उसमें आप सोचो कि एक बंदा वहाँ खड़े होकर कोई गाना गा दे, कोई नेशनल कौमी तराना या कोई वो होते हैं ना जो मिली नगमा, तो आपका लेवल कहाँ होगा। तो सिर्फ आवाज़ और 2 अल्फाजों से ना जब वो आपके अंदर का इमोशंस इधर पहुँचा सकती है एक चीज़, तो इट मीन्स कि ये वेरी स्पेशल जो है ना एक कैटेगरी आर्ट की, तो उसको हमें बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। और आपको एक और बात बताऊँ, सॉरी टू कट यू, आर्ट में गंदगी कब आती है या प्रॉब्लम्स कब आते हैं? जैसे क्या? जब सिस्टम उसमें टांग लड़ाता है, ठीक है। बिकॉज आर्ट इज, अब यहाँ पे वो आपने वाघा बॉर्डर की बात की ना, पता है मेरे लिए वाघा बॉर्डर में सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट क्या था? पता मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, जिसमें वो जो इंडियन फौज, नहीं इंडियन क्या होते हैं वो लोग जो खड़े होते हैं, वो फौजी नहीं होते, वो क्या होते हैं? रेंजर्स या कमांडर्स क्या होते हैं? हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होते हैं, जो ये सारा एक्ट कर रहे होते हैं, उसमें से जो उनका जो भी हेड होता है वो जब आगे जाके हाथ मिलाते हैं, यू नो, वो इंडियन और पाकिस्तानी। अच्छा। उफ, मैं अजीब, मतलब मुझे अभी बोलते भी ना रोना आ रहा होता है कि देखा नहीं यार, वो रियल एक्सपीरियंस नहीं किया अभी। सो यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब यानी कि वो इंडियन गार्ड पाकिस्तानी गार्ड आगे हाथ मिलाते हैं, एक एक्ट में हाथ भी मिलाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि यार देखो, जो अच्छी चीज़ होती है ना आपको हमेशा अच्छी लगेगी। मैं कभी भी, मुझे वायलेंस कभी भी वो खुशी नहीं देगी जो पीस देगा, और हर इंसान के अंदर है। तो जो मैंने बोला ना कि जब सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है आर्ट में, और फिर जब वहाँ प्रॉब्लम्स, गंदगियाँ शुरू हो जाती है, वो ये कि जब पाकिस्तान और इंडिया ये ममालिक में मसले हैं, और फिर उनके कंटेंट के अंदर भी जब हेट आ जाए, जब प्रीच हो रही होती है, तो समझ जाना कि वहाँ पे आर्ट नहीं है, वहाँ पे सिस्टम इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जब सिस्टम और आर्ट जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है।
अच्छा नताशा, बड़ी प्यारी बात की है तुमने कि यार आर्ट में अगर सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए ना तो फिर इंसान कहता है कि यार अब आर्ट नहीं बचा, अब ख़तरनाक हो गया। और स्पेशली जब आर्टिस्ट के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो बड़ा मजबूर हो जाता है। जैसे कि होता होगा तुम्हें कभी भी, क्योंकि यू आर अ सिंगर, तो पॉलिटिशियंस या इधर उधर से अप्रोच किया जाता होगा कि भाई इस तरह का गाना आप गा दें, या ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने देखा है पड़ोसी मुल्क में हमारे कि कुछ गाने ऐसे हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं और वो पता लग रहा होता है कि ये स्पेशली बनवाए गए या बोला गया है कि यार ये करो। तो उस वक्त आर्टिस्ट क्या करता है, कितना मजबूर होता है, क्योंकि देखो यार फ़ैन तो तुम्हारे इंडिया में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, इसी तरह इंडियन आर्टिस्ट के पाकिस्तान में भी होते हैं। तो इमोशंस तो दोनों जगह हर्ट हो जाते हैं ना, हर्ट हो जाते हैं कि यार मुझे नताशा बेग पसंद है, नताशा बेग अगर इंडिया की और मुझे पसंद है और मुझे कल को दिखेगा यार ये मेरे मुल्क के अगेंस्ट गाया है, तो ना चाहते हुए भी आर्ट की कितनी कदर हो मेरे दिल में, तुम्हारे लिए नफरत आ जाएगी। ऑफ कोर्स देखे, आर्टिस्ट आर पीस मेकर्स, ठीक है, यू कैन नॉट यूज देम एज योर वेपन्स बट पीपल डू। तो जहाँ तक बात है किसी के अगेंस्ट गाने की, I would rather sing good things about my country rather than putting other country down. तो आपका अगर आपको अपनी पेट्रियोटिज्म दिखानी है तो आप अपने मुल्क को ऊपर करो गानों में, rather than किसी के मुल्क का नाम लेके उसको डाउन कर दो। ऐसे ही है। तो there are ways man, और art is always about peace. बिल्कुल। अच्छा देखो, मैंने सवाल तुमसे इसलिए भी किया कि तुमने एक माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कोलैबोरेशन की थी इंडियंस के साथ कुछ ऑनलाइन डिजिटली काफ़ी पहले ना, जिसमें पाकिस्तानी इंडियंस ने नेशनल एंथम एक दूसरे के गाए थे, पीस एंथम बनाया था वो ना। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? क्योंकि देखो यार आर्ट है ना, इंडिया से भी लोग तुम्हें फॉलो करते होंगे यार। देखो ऐसी चीज़ें कसम से मुझे ना बहुत इमोशनल कर देती हैं कि मतलब मेरे आंसू आ जाए वो वाला सीन, बिकॉज wherever you talk about love and peace and especially with India, देखिए पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, ये दो लोग, उनका एक लगाव है, इंडिया का लगाव है पाकिस्तान से और पाकिस्तान का लगाव है इंडिया से, क्योंकि वो दोनों एक वक्त में साथ थे। इट्स लाइक टू फैमिलीज जो बाद में अलग हो जाते हैं। तो लेकिन फिल्मों में दिखाते हैं ना, आपने इंडियन फिल्मों में ही देखा होगा कि एक फैमिली होती थी, वो अलग हो गए, फिर बाद में उनके एक पुराने हिस्ट्री के कोई उभरे हुए जख्म आगे आ रहे होते, पर वो एकदम शन आउट करने की कोशिश करते कि नहीं अब हम इनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन एंड में फिर वो क्योंकि ब्लड इज सेम यू नो, तो वो फिर कनेक्ट हो जाते हैं। सो इट्स लाइक दैट, दोस पीपल एंड अस, वी आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। हमारे मतलब लिटरली हमारी फीचर्स, हमारी हर चीज सेम है। तो जाहिर सी बात है सेम है हमारे, यार बात ही खत्म हो गई, खाने सेम है हमारे, हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। क्यों ना हो, क्योंकि एक टाइम पे हम साथ थे, तो बस बीच में एक बॉर्डर आ गया, तो अब हम जो है वी ट्राइंग टू हेट देम, दे ट्राइंग टू हेट अस, बट दिस हेट इज क्रिएटेड बाय समवन एल्स। वाकई में यार ये बात, हेट जो है ना वो बहुत इंसान को तोड़ते थे। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं इंडियन सिंगर सुनता हूँ, अक्सर मेरे पास टाइमलाइन पे भी होते हैं या लाइक की भी होती हैं प्लेलिस्ट। एक चीज़ होती है ना कि यार ये आर्टिस्ट हमारा नहीं है, बस ये जो फीलिंग होती है ना ये बड़ी दुख वाली होती है। एज अ व्यूअर मैं बता रहा हूँ कि यार जैसे मैं अगर अरिजीत को देख रहा हूँ या मैं जो है ना आतिफ असलम को देख रहा हूँ या मैं सोनू निगम को देख रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार आतिफ असलम तो चलो मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि यार मेरे मुल्क का एसेट है, मेरा है, मतलब हमारा है, अपना ये वाला है, ओन करते हैं हम इसको ना। लेकिन इसी तरह उनको देखते हैं, पसंद तो हम करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी ओन नहीं कर पाते, क्योंकि यार ओन नहीं कर पाते। दूसरे कि आई थिंक आर्टिस्ट को चाहिए, वेदर दे आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, they should not take part in you know aggregating the ऐसे hate. ही है, they should not मतलब be a सिर्फ part इमेजिन किया जाए कि इंडियंस अगर बोलें कि यार हमारे मुल्क का एसेट है नुसरत फ़तेह अली साहब और आबिदा परवीन जी, मतलब इतनी बड़ी ऑडियंस जब ये बोले हमारे मुल्क का एसेट ये है, और इसी तरह हम यहाँ से बोलें कि हमारे मुल्क का एसेट कौन है, सोनू निगम, अरिजीत और ये सारे बड़े बड़े जो होते हैं ना ये। तो बस खैर बहरहाल भाई देखें, आर्ट में कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, नो बाउंड्रीज, नो hate। मैं समझता हूँ कि दो मुल्कों में अगर जंग हो रही है तो आर्टिस्टों के लिए कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट एक वाहिद एंटिटी है जो कि पीस कर सकते हैं, मौका दिया जाए तो। बिल्कुल यही मतलब डायलॉग्स पे जब आके पूरी जंगें हो जाती हैं, तो अगर वो डायलॉग एक आर्टिस्ट के थ्रू जाए तो इमेजिन करो कि आप दुनिया में एक सॉफ्ट, वही ना एक पॉजिटिव हो कि आपकी किसी घर से लड़ाई होती है किसी दूसरे पड़ोस में, तो उस घर में आप बंदे से उससे बात करते हो जो उस घर वालों में आपको एक थोड़ा समझावा लगता है कि यार मैं छोटे वाले भाई से बात करूंगा और आपने मसले का हल निकालना है, मैं बड़े से नहीं करूँगा, बड़ा बात नहीं करने के लिए तैयार। तो इसी तरह आर्टिस्ट जो होते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, कि अगर इनको आगे करके बिठा दिया जाए ना टेबल पे पॉलिटिशियन के, यार
तो वो कहते हैं ना एक मोहब्बत के साथ जो है ना वो चीज़ आ जाती है बिल्कुल कि हाँ। तो एनीवे सोचें जब इस पे बड़े लोग जिनके हाथ में इख्तियार कुछ है। लोग सोचेंगे, कुछ लोग गालियां देंगे, दोनों सह लेना। ऐसे ही बदनाम हुए तो क्या नाम ना हो। अच्छा भाई, क्योंकि नताशा मेरे साथ है तो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन म्यूज़िक का सिलसिला भी जो है ना वो चलता रहे साथ। और मुझे इस वक्त फीलिंग आ रही है कि मैं जैसे कोई रेडियो शो नहीं कर रहे होते माहौल बनाने के लिए। कॉर्ड्स आपने दी हुई हैं स्लो स्लो। तो एक गाना जिसको मैंने देख के आपको पहचाना कि भाई ये कोई है जहाँ से मेरी आपकी दोस्ती हुई, तो गाना एहसन बारी भाई ने लिखा ही है और साउंड्स ऑफ कोलाची का है और वन ऑफ माय फेवरेट। मुझे कॉर्ड्स नहीं पता, मुझे ये बजाना नहीं आता, मुझे नेट पे इसकी कॉर्ड्स नहीं मिली, तो मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की। बट मेरा अल्टीमेट शौक था कि यार कभी तुम बैठोगी या एहसन भाई कभी होंगे ना यहाँ मेरे पास, तो उनसे भी मैं ये गाना गवाऊँ। यार मतलब मैंने भी कितने साल हो गए नहीं गाया है, सो ऐसे ही है। थोड़ा सा माइक क्लोज कर लो ताकि आवाज़ सही आ जाए, ठीक है। रेमिनिसिंग ओल्ड टाइम्स। या बारी साहब गलती माफ, मेरी गलती एहसन भाई मेरी, क्योंकि मुझे पियानो का नहीं पता भाई। नहीं यू डूइंग गुड। हाँ आ रहा है तुम गा दो, मैं बजा नहीं रहा भाई। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झुका भी तेरे आगे, मैं ना फैलाया हाथ कहीं। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झुका भी तेरे आगे, मैं ना फैलाया हाथ कहीं। अब ये जग कहे है तू है अकेला, तेरा ना ही कोई। अब ये जग कहे है तू है अकेला, तेरा ना ही कोई। क्या ये सच है मेरा भरी दुनिया में कोई वाली नहीं। गर तू है सच्चा साईं तो आजा फिर मुझे मिल जा, मुझे रंग दे अपने रंग में, यार बन जा तू। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झुका भी तेरे आगे, मैं ना फैलाया हाथ कहीं। चलो यार देखो, मेरा तो हो गया। मेरी तो मतलब इस गाने का मेरा मकसद पूरा हो गया कि भाई जिसने ये गाया है, जिन लोगों ने, उनके साथ बैठ के मैंने बजा लिया। एहसन भाई के साथ करूंगा तो कंप्लीट हो मेरा भी। तुमने जो ना बहुत सालों बाद एक अच्छी मेमोरी रिवाइव करवाई है। में नहीं यार देखो, सो मच। ये पता है ये गाना ना मेरे दिल के इसलिए करीब है, मुझे वल्लाह इसके ना बोलों में अभी डेप्थ में मैं घुसा ही नहीं। घुसूंगा तो समझ आ जाएंगे, मैंने समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन कहते हैं ना कि एक चीज़ आपको पता है कि यार इतनी हिकमत वाली होगी, इतनी है तभी लग रही है ना समझने में, सिर्फ सुनने में ही आपको असर कर रही है ना, तो इट मीन्स जब आप समझोगे तो क्या असर करेगी। तो अभी उस फेज में मैं आया नहीं हूँ, बट कभी भी हो सकता है कभी मौका लगा तो करेंगे सीखेंगे। अच्छा नताशा, एक सवाल है, चाहो तो जवाब देते ना। एक बेटी का ना बाप से बड़ा इमोशनल और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, और मेरी क्योंकि अभी रिसेंटली माशाल्लाह 3-4 महीने पहले बेटी हुई है माशाल्लाह, तो मैं अभी तो वो बहुत छोटी सी है, तो मैं एक देख रहा हूँ ना कि वो मेरे साथ किस तरह का उसका रिलेशन है, या मुझे किस तरीके से वो कहते हैं ना कि अट्रैक्ट कर रही होती है जब मैं कमरे में होता हूँ, हालांकि छोटी सी है। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था तुम्हारा रिसेंटली के तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं गया लाइक फादर के साथ, या एक बड़ा, मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा नहीं गया, मतलब एक बड़ा मुश्किल रहा, मतलब ये कहेंगे आजमाइश वाला रहा, ठीक है ना, ये वर्ड सही रहेगा। फिर भी यार चाहो तो डिस्कस करो कि यार क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें आज नताशा बेग बनाया, या कौन लोग ऐसे मोटिवेट करने वाले थे जिन्होंने आज तुम्हें इस मकाम पे पहुंचाया। यार देखो, इवन आई ऑल्सो हैड द सेम रिलेशनशिप एज यू हैव विद योर डॉटर। बिल्कुल, बिकॉज मैं भी अपने भाई बहनों में ओनली डॉटर, वाहिद लड़की। सो आई थिंक ये नेचुरली होता है कि बचपन में ना अब्बाओं की जान बेटियां होती हैं और अम्माओं की जान बेटे होते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो आई वॉज द सेम। और बट यू नो विद टाइम मैंने उस इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी कि
I never blamed my father, but I blamed my खानदान and the society. Because एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने में जो सोसाइटी के पास पावर होता है ना, वाकई में तो उस टाइम पे भी मेरा लोगों को बार बार ये बात बताने का मतलब बोलते हैं ना कि मकसद ही यही था कि मैं लोगों को आगाह करूं कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस कर देती है। और वो इन्फ्लुएंस इतना खतरनाक होता है कि एक बाप बेटी के रिलेशन को खराब कर सकता है। बाप बेटी का रिलेशन, मियाँ बीवी का रिलेशन, एक खानदान तबाह हो जाता है। अच्छा, मियाँ बीवी का तो बहुत नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक। बाप बेटी का तो यार मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत ना कर दूं जो मैं बात बताने वाला हूँ। मैंने सुना था कि जो बेटी होती है ना, बेटी की आखिरी ट्रू मोहब्बत यानी आखिरी ट्रू लव जो होता है वो उसका बाप होता है, कहते हैं, बिल्कुल और बाप के लिए जो आखिरी कहते हैं ना कि एक मोहब्बत औरत से जिसको होती है वो बेटी से होती है। शायद ऐसा कुछ बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। सो या तो उस टाइम पे भी लोग बहुत ज़्यादा वही ना कि एक तो लोगों की आदत है अजीब सी बातों को पकड़ के खुद से उसको तोल मोल कर आगे करने की, बट लोग उसकी डीपनेस पे नहीं जाते कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। सो यू नो आई ब्लेम द सोसाइटी एंड द खानदान, नॉट माई फादर, बट या वन थिंग about my father कि I wish he was strong enough to shun those people. कि भाई कि उनका खुद का दिमाग इतना स्ट्रांग होता कि वो कहते कि भाई तुम लोग होते कौन हो ये बकवास करने वाले, तो बहुत बात होती। तो आज मैं लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी इंडिविजुअलिटी पे भरोसा रखें, अपने दिमाग पे, अपने फैसलों पे, और अपने लोगों पे जो आपके करीबी ब्लड रिलेशनशिप्स हैं ना उन पे भरोसा रखें। इतना कमज़ोर ना रखो अपने रिलेशन को कि कोई थर्ड बंदा आके कोई बकवास कर रहा है और आप फौरन रिएक्ट कर जाओ। ऐसे ही है। अच्छा, पता है अच्छी बात क्या लगी मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी, कि यू स्टिल हैव द फीलिंग फॉर योर फादर। लाइक कहते हैं ना कि एक बचपन की जो चीज़ होती है ना, वो इंसान चाहे अपने बड़ेपन में आके कुछ भी ऐसी चीज़ कर दे कि अख्तलाफात हो जाए, कि बाप का बाप से ख़त्म हो जाए या बेटी का बेटी या कोई करवा दे, लेकिन वो इंटरनल खून तो एक ही है ना यार। डेफिनेटली है। तो वो तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। इवेंचुअली मुझे रियलाइज हो गया है कि फैमिली इज फैमिली, फैमिली इज फैमिली, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके जितने भी इख्तिलाफ हो। बल्कि जितनी मुझे लग रहा है जितनी मेरी एज होती जा रही है उतना मुझे समझ आती जा रही है कि बहुत चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक आप बिल्कुल एक लड़कपन वाली एज में जब होते हो तब में और अब में जब आप थमने लगते हो तो कितना फ़र्क होता है आपकी सोच में। सो इवेंचुअली फैमिली इज़ फैमिली। चलो यार देखो, नेगेटिविटी को तो साइड में करते हैं, हाँ। ठीक है ना, होता है जिसने जो भी किया। आई एम श्योर कि अगर हम सिर्फ पॉजिटिव बातों पे बात करें तो बाप ने चलना सिखा दिया ना, ज़िंदगी भर के लिए आसान तले दब गए आप उस इंसान। डेफिनेटली कुछ भी हो जाए, अब वो आपको मारे पीटे, आपको धुतकार भी दे, उसका हक है। और ये हक ऐसा नहीं है कि आपसे किसी ने मांगा, ये हक आपको देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आप अच्छे इंसान वाली कैटेगरी में नहीं आ सकते। ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल ऐसा है। पॉजिटिव साइड पे बात करते हैं। कौन पॉजिटिव लोग थे? कोई तो मोटिवेशन थे ना। देखिए पहली बात तो यू नो मुझे वो रेजिस्टेंस मिली। थैंक देखो आपकी लाइफ में ना कहीं पहुंचने के लिए रेजिस्टेंस होना जरूरी। ऐसा ही है, ठीक है। मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज के लिए जुनूनी होते हैं और कोई आपको उस चीज के लिए रोके ना तो वो जुनून क्या। ऐसा ही है, ठीक है। तो पहले तो क्रेडिट जाता है मेरे अब्बा पे, ठीक है, कि उनकी वजह से वो मेरे अंदर जुनून आया, वो चाहत आई कि मुझे अब दिखाना है इनको कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा ही है, ठीक है, कि आई एम एबल टू डू दीज थिंग्स। सो थैंक्स टू हिम फॉर पुटिंग द ड्राइव इन मी। देन माई मॉम बिकॉज शी फेस्ड अ लॉट विद मी, बिकॉज ऑफ माई मदर आई वॉज एबल टू गो। आपकी लाइफ में अम्मा और अब्बा होते हैं। ऐसा ही है। क्या होता है, अम्मी ने इजाजत नहीं दी तो अब्बा दे देते हैं, अब्बा ने इजाजत नहीं दी तो अम्मा दे देती है। ऐसा ही है। तो इन दोनों का डिसीजन ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं अगर अब्बा की इजाजत ना मिली तो अम्मा की मिल गई। तो इसकी मैंने किसी मतलब ऐसा नहीं था कि दोनों की ना सुनी। सही। अम्मा ने सपोर्ट किया, डर डर के ही सही लेकिन किया। तो क्रेडिट तो उनको जाता है कि यू नो शी पुट अप दैट फाइट विद मी। इट वाज नॉट इजी फॉर हर एज वेल। मतलब हमारे आपस में बड़े इख्तिलाफ शुरू हो जाते थे क्योंकि एक इंसान नहीं इतना झेल सकता ये इतनी प्रॉब्लम्स वगैरह। बट इवेंचुअली हमें समझ आता है कि नहीं, हमने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया और थैंक्स टू माई मॉम बिकॉज ऑफ हर आई वॉज एबल टू embark on this journey. माशाल्लाह। So I'm really happy, yeah. देखो माँ तो ऑब्वियसली बात है, अगर बाप ने सपोर्ट नहीं किया तो माँ की ही सपोर्ट होगी ना। इसके अलावा भी तो कुछ होते हैं ना ज़िंदगी में ऐसे लोग जो हम ना चाहते हुए उनको क्रेडिट नहीं दे पाते, चाहे वो दोस्त होते हैं, कोई जानने वाले होते हैं,
कि जिन्होंने आपको मोटिवेट किया होता है कि यार मतलब कहते हैं ना कि एक अल्फाज ही कह देता है तो इंसान को बड़ी मोटिवेशन रहती है। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले लाइफ में हमेशा से, अल्लाह का मुझ पर करम रहा है कि आई हैव गॉटन ऑलवेज गुड पीपल, ऐसे लोग कि मुझे होता है, आज मैं सोचती हूँ कि ख्वाब तो मेरा था लेकिन वो ऐसे मतलब उन्होंने उस पर काम किया या ऐसे मेरे साथ वो ख्वाब देखा जैसे वो उनका भी था। ऐसे ही है, ठीक है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरे ख्वाब को मेरे साथ देखा। सो मतलब मुझे वो लोग मिले जो सेल्फलेस, ठीक है। तो यू नो माय ऑल माय फ्रेंड्स दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, माय ओन मैनेजर, बिकॉज मेरा मैनेजर से पहले तो मेरा वर्क कलीग था, फिर वो मेरा दोस्त बना, फिर उसके बाद वो मैनेजमेंट में आया, बट देन he also you know he dreamt the way I dream about my journey. So yeah, कहते हैं यार, मैंने ना अभी दुबई में मैं एक मीटिंग में था तो वहाँ पे ना एक बुक के रेफरेंस के ऊपर बात हो रही थी। उस बुक का नाम है हु नॉट हाउ। okay, ठीक है ना, कि कभी भी हम कोई चीज़ करने निकलते हैं ना घर से, तो हम ये थॉट लेके निकलते हैं कि यार हम कैसे करेंगे, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हम पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर हम इस थॉट को चेंज करके सिर्फ ये सोच लें कि यार हमें अगर ये काम करना है तो किसके साथ करना है, इसके साथ हाउ नहीं करना, वेरी नाइस, हु चाहिए हमें। तो तुमने एक मिसाल दी ना कि यार मुझे मेरे मैनेजर ने मेरे ड्रीम को पूरा करने में, तो तुमने बेसिकली जो असल काम था ना तुम्हारा, वो ये नहीं था कि तुमने काम कैसे करना है, असल काम ये था तुम्हें वो बंदा ढूंढना है जो तुम्हारे लिए काम करे, जो तुम्हें करवा के दे। अब जैसे ये मेरा सेटअप है ना, तुमने देखा ये बच्चा है ये साद, सारा सेटअप इसने माशाल्लाह 15-20 मिनट में सेट किया, सारी चीज़ें इसको पता है और मुश्किल सेटअप है, हाँ मुश्किल सारी चीज़ें टेक्निकली लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये चीज़ें मेरे अंदर थी ना, अब मुझे एक हु चाहिए था जिसको मैं ट्रांसफ़र करूँ और मेरे लिए वो करे और मैं यहाँ बैठ के ये वाली बातें कर सकूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जब अपने थॉट जो मैंने ज़िंदगी में 10-12 साल में सीखा है इस काम से, वो मैं लोगों में डिलीवर करके जाऊँ। बिल्कुल यही है। तो वो तभी आती जब आप हु ढूंढते हो। तो हमेशा ज़िंदगी में आपने अब कुछ भी करना है ना आज से, तो ये नहीं देखना कि कैसे करना है, आपने देखना है किसके साथ करना है। वो दोस्त हो सकता है, वो भाई हो सकता है, वो माँ हो सकती है, वो बहन हो सकती है। क्या आपने अगर यहाँ से कहीं जाना है ना, तो ड्राइवर है वो आपका हु उस वक्त, जो आपकी वो नीड पूरी कर रहा है, जो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जा रहा है। तो एनीवे यार, लोग होते हैं और लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि यार इंसान चाहे कितना भी कर ले, खून के रिश्तों की पावर पता है क्या होती है। देखिए मुझे नहीं पता जो तुमने ज़िंदगी में सहा है, तुमने तो बड़े दबे अल्फाजों में एक स्टोरी को बयान किया ना, बट तुमने इससे कई ज़्यादा सहा होगा। लेकिन इस खून के रिश्ते की पावर पता है क्या, आज भी तुम अपने फादर को अच्छे अल्फाजों में याद कर रहे हो। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ब्लड, ठीक है ना। और अगर मैं एक इमेजिनरी आर्टिस्ट वाली सोच में जाऊँ ना, तो अभी तुम्हारी बातों से बैठे बैठे ना गली बॉय देखी है यार, मैंने ना पूरी नहीं देखी है, यार, कट करके देखी है, देखनी है गली मुझे। बॉय का मैं तुम्हें एक सीन बताता हूँ। गली बॉय की जो स्टोरी है ना, उसमें सिर्फ अगर उस कैरेक्टर को मेन को हटा के तुम्हें रख दो तो वो पूरी परफेक्ट बैठ रियली एग्जैक्टली। और मैं तुमसे पूछने वाला था कि अगर आज तुम्हारे फादर होते, अगर तुमने देखी होती वो फिल्म, तो आज अगर तुम्हारे फादर होते तो मुझे लगता है वो जो एंड का सीन है ना, वो सेम सीन तुम्हारे साथ होता। रियली, क्योंकि देखो ना, उसके फादर के साथ भी तो यही था ना मसला, कि वो आर्ट के अगेंस्ट थे, फिर ज़माने का प्रेशर अलग था तो वो मारता पीटता था, घर से निकाल दिया माँ बेटे को, वो आर्टिस्ट बन गया। एक टाइम पे आके उसने उसकी आर्ट की कदर देख के ना, उसने जब बताया कि भाई ये जो लाखों लोग देख रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ है, मैं कुछ है, ये जो मेरा आर्ट है ना, ये लाखों लोग देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी कोई कोक स्टूडियो में पहले उस पर जो है ना वो 2 मिलियन व्यूज़ आ गए या ट्रेंडिंग पे आ गया, तो मुझे याद है ना, तो पहले ही एपिसोड और पहले ही क्लिप माशाल्लाह। तो ये जो है ना कोई मतलब है, और वो मतलब ये है कि भाई नताशा बेग जैसे लोग ना और भी हैं दुनिया में। बिल्कुल बट कहते हैं ना कि यार वो खून की पावर जो होती है ना, वो इंसान को कहीं ना कहीं यकीन दिलाई देती है कि यार बच्चा जो चाह रहा है ना वही सही है, वही सही है। तो एनीवे खैर, आई एम हैप्पी कि यार तुम यहाँ तक पहुँची और इतना कुछ स्ट्रगल किया। और मेरे ख्याल से मोटिवेशन उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो लोग समझते हैं कि यार हमें तो मौके नहीं मिले। मौके सबको मिलते हैं, मौका अवेल करना आना चाहिए। एनीवे, अच्छा जी, अब जो टॉपिक है ना वो आपने हेडिंग पढ़ ली है, लेकिन उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि 2 बोल हमारे जो है ना वो हम कर लें। 1 सेकंड रुकिएगा ज़रा, मैं ये सामने कर लूँ, क्योंकि खान साहब की जो है ना वो गज़ल है, ये हम नहीं चाहते कोई गलती हो जाए। तो ओके जी मेजर से बजाना है, स्केल सही है जी? हाँ, आई थिंक मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों
क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। अच्छा मैं आपको सच बात बताऊं कि जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे थे अभी, उसमें शायद अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा हो गया मेरे हमने हाँ वो क्या बोलते हैं ना, फील पकड़ ली। अच्छा यार, जो टॉपिक मैं अभी इससे डिस्कस कर रहा हूँ ना, क्योंकि यार देखिए आप किसी के फ़ैन होते हैं ना, और आपका कोई दोस्त उस बंदे से मिल चुका हो, तो वो फ़ैन मूवमेंट ना अलग ही चल रही होती है। मतलब एक तो आप उस शख्स से मिल रही है, लेकिन आपका कोई करीबी दोस्त उससे मिल के आया हो, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार उफ। रिसेंटली अभी एक इवेंट हुआ था दुबई में, जिसमें शाहरुख खान से दानियाल और अजलान मेरे दोस्त। यार अजलान की वो पोस्ट देख के तो मैं पागल हो गई यार। तो चलो यार, वो तो एक अलग सिनेरियो था कि शाहरुख खान से मिल के आए, तो मैं जिस तरह उनसे मिल रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा, क्योंकि यार मिल के आए, देख कर आए, वो होती है ना एक चीज़। आतिफ असलम, अगर पाकिस्तान में मैं बात करूँ कि यार लेजेंड और वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब हज़ारों लाखों लोगों के फेवरेट, तुम मिली, कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ ना। I had a beautiful experience with Atif Aslam. इंसान तो मैंने सुना है बहुत अच्छा है। No doubt, an amazing human being. मैं कहाँ से शुरू करूँ? मतलब मैं इस तरह बता सकती हूँ कि you know like so it started back in 2019. 2018 में मेरा शिकवा जवाबी शिकवा आ गया था। तो 2019 में मैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स में थी एंड आई वाज सपोज टू प्रेजेंट एन अवार्ड। तो मुझे बैक स्टेज बुलाया गया, तो वहाँ पे आतिफ असलम थे। तो मैंने बोला यार, वैसे तो मैं इस हर जगह नहीं मुंह फाड़ के कहती कि मुझे सेल्फी चाहिए, पर मैंने बोला इट्स आतिफ असलम एंड आई हैव टू हैव अ सेल्फी। अच्छा, आर्टिस्टों का भी ये होता है कि हर आर्टिस्ट के साथ उनको तस्वीर नहीं चाहिए, कुछ होते हैं जिनको मैं तो ले लूँ सेल्फी हर किसी से, ठीक है, बट मुझे मालूम है कि कहीं पे कोई जगह होती है, कोई मौका होता है ना उस तरह वाला। लेकिन चाहत जो होती है ना, वो मखसूस लोगों के लिए होती है। यस। और उस टाइम पे ना ऑलरेडी सिंस मेरे साथ कश्मीर बैंड भी था वहाँ पे, तो वो तस्वीरें ले रहे थे, तो मैंने भी झमेले में बोल दिया कि मुझे भी चाहिए तस्वीर, ठीक है। तो सो व्हाइल आई वाज टेकिंग द पिक्चर, सेल्फी, कोई पिक्चर ले रहा था हमारी, तो पिक्चर लेते हुए ना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे था बस मेरे लिए वो आतिफ असलम है, पर फॉर हिम कि जस्ट अ रैंडम पर्सन, बट ही इज लाइक तस्वीर लेते हुए मुझे कह रहे हैं और नताशा आजकल किसके साथ बजा रही हो, एंड आई एम लाइक he knows who I am. Oh, wow. And he wants to know about my band members. अच्छा, इतना बड़ा बंदा आपका नाम ले ले। हाँ, and you know acknowledging that who are you playing these days. और मैंने बोला मैं क्या जवाब दूँ आतिफ असलम को। मैंने उस वक्त किसी तरह अपने आप को ना कंट्रोल करके मैंने बोला या आई एम प्लेइंग विद सर्टन पीपल, ये करके हमारी बात ख़त्म हो गई, ठीक है। और मेरे लिए वो रात ऐसी थी कि यार ही न्यू, तो मैं तो वहीं पे ही ख़त्म हो गई थी, बट दिस इज़ नॉट द एंड। सो नाउ यू नो, अब उसके बाद फिर अच्छा इंस्टाग्राम पे ना पता नहीं मैंने उनके इनबॉक्स में क्या मैसेज छोड़ा था मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे रिप्लाई आ गया, ठीक है। अब यार आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, वो मैसेजेस इग्नोर भी हो जाते हैं ना, तो मुझे आतिफ असलम के रिप्लाई उसमें आने लगे, कोई पता नहीं मैंने क्या मैसेज किया था। अच्छा मैं ऐसा ना लगे लोगों को मैं बड़ी क्लिंगी हूँ और मैं मैसेजेस कर रही हूँ हेलो हाउ आर यू, नहीं, वो कोई वर्क रिलेटेड था, क्योंकि मेरे पास उनका पर्सनल नंबर नहीं था, तो उनका रिप्लाई आया और फिर उनका मुझे मतलब जब रिप्लाई इस तरह आ रहा था कि अपनी अम्मी को सलाम कहना, यू नो इस तरह के, ही इज एक्नॉलेजिंग माई मम ऑल्सो इन द मैसेज एंड आई एम टेलिंग माई मदर एंड शी इज़ लाइक कि मैं भी कह रही हूँ यार कोई इनका मैनेजर तो रिप्लाई नहीं कर रहा है लेकिन अब ये होते रहा। अब उसके बाद क्या होता है कि कट टू आई थिंक 20 व्हेन वाज दैट कॉन्सर्ट 2021 सो 2021 में अच्छा मुझे काफ़ी मौके मिले हैं आतिफ असलम को ओपन करने के, बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो कॉन्सर्ट्स में। सो एक 2021 में कॉन्सर्ट हो रहा था, उसमें भी आई वाज सपोज टू ओपन आतिफ असलम,
तो अच्छा वो वहाँ पे ना थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हैज़र्ड था सीन, क्योंकि वो थोड़ा शहर से बाहर था, सब आए हुए थे। तो मैं अपनी परफॉर्मेंस करके बस जाने वाली थी, बट आतिफ असलम के ना बैंड में जो बेसिस्ट हैं समीर भाई, तो वो साउंड्स ऑफ कराची से मेरी उनसे वाकफियत है, तो मैंने सोचा था मैं उनसे मिल के जाऊँगी। तो मैं उनसे मिलने गई, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग आतिफ असलम देयर एज वेल ना, मतलब कमरे में मैं समीर भाई से मिलने गई हूँ और वहाँ पे आतिफ असलम इज़ ऑन द काउच सिटिंग। मैं थोड़ी अंदर से फिर नर्वस हो गई। और फिर उसके बाद जो है तो यार मैं अंदर गई ना, तो आतिफ असलम स्टूड अप कि हाय नताशा कम सिट। अच्छा पता है एक अच्छे आर्टिस्ट की क्या निशानी होती है, चाहे वो कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, अगर कोई खातून या कोई औरत या कोई लड़की कमरे में दाखिल हुई है, भले वो आर्टिस्ट है, नई है, यंग टैलेंट है, कुछ भी है, वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये एक आर्टिस्ट की निशानी है। और मैं और अजीब सी हो गई, और मैं कह रही हूँ और मैं ना, अच्छा मैं किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी से मिलूँ ना और मैं कोई भांड ना मारूँ, तो अगर किसी को लगे कि मैंने कोई अजीब हरकत कर दी है तो मैं भी से बता रही हूँ दैट्स बिकॉज मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो मुझसे हो जाता है। और मैं कह रही हूँ प्लीज़ आप बैठ जाए, आई एम अ टाइनी पर्सन, मैं तो कहीं भी फिट आ जाऊँगी बोल के ना मैं कोने में जाके सोफे पे बैठ गई। सो नाउ आतिफ असलम इज़ हियर और मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं सलाम दुआ कर रही हूँ, और अंदर से तो मेरे दिल ना यूँ धड़क रहा है ना। और फिर वही अगेन उन्होंने मुझे पूछा कि क्या कर रही हो आजकल, तो फिर मैंने बोला मैं अपने एल्बम पे काम कर रही हूँ, तब अपनी दूसरी एल्बम पे काम कर रही थी। तो उन्होंने बोला क्या है, व्हाट इज़ इट अबाउट। यार इतना इंटरेस्ट शो, मतलब इतना बड़ा आदमी, कॉन्वर्सेशन करना, इतना बड़ा आदमी, और वो मेरे काम में इतना इंटरेस्ट, मतलब मुझे हो रहा था कि वाह, मतलब ही इज लिसनिंग टू मी। एक होता है कि बस बात की हद तक बात करो ना, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं उनको बता रही हूँ कि खैरत नाम है मेरी एल्बम का, अल्लामा इकबाल के सारे कलाम पे मैंने किया है। तो उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू लिसन टू इट। अच्छा मैंने बोला शायद ऐसे ही कह रहे हैं, मैंने बोला व्हाई नॉट, फॉर श्योर। फिर मैंने कहा कि मेरे पास लेकिन आपका नंबर नहीं है, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया और बोला कि मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ। मैंने ठीक है डन है, सही है। अब ये होके, ये सारी चीज़ें होके, अब ही वॉज विजिटिंग कराची फॉर हिज प्रोजेक्ट्स। तो फिर मैंने कहा कि चलें, फिर मैं निकली, तो फिर मैंने उनको मैसेज किया, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। मेरा वैसे स्टार स्ट्रक जोन जाके नहीं दे रहा था, तो मैंने एक मैसेज छोड़ दिया। और फिर मैंने उनको कहा कि चले मैं अपने एल्बम का भी आपको मैं रिमाइंड कराऊंगी। अब ये मेरा कहना था रिमाइंड कराऊंगी, अब तो मैंने कराना पड़ेगा। अब पता क्या होता है कि व्हेन आई मीट सच बिग पीपल, मुझे होता है मैं ज़्यादा देर तक ना मिलूं। बिल्कुल, मेरा भी इससे पहले कि मैं कोई ऐसा भंड मार दूं कि ज़िंदगी भर मैं टेंटेड हो जाऊं। सही है। तो मुझे होता है जल्दी बस मिल लिया ना बेटा, भागो। तो लेकिन अब जब दूसरा दिन आया, अच्छा आतिफ असलम का फिर मुझे यही मैसेज आया कि फॉर श्योर, और मैंने कहा था उनको आप स्टूडियो आएगा, पर उन्होंने पहली चीज़ मुझे पूछी कि तुम्हारी गाड़ी के स्पीकर कैसे हैं, क्योंकि उनको शायद गाड़ी में सुनना था। तो मैंने बोला सेट है सबके। अभी हो गया, दूसरा दिन आता है, अब पूरा दिन ना मैं इसी पे परेशान कि यार आज आतिफ असलम से मुलाकात होगी मेरी, और मैं कह रही हूँ यार आई थिंक नहीं मिलना चाहिए, अगर मैंने कोई भंड मार दिया तो। अब ना शाम हो गई, अब मैं कह रही हूँ यार लेकिन मैंने ही बोला था कि आई विल रिमाइंड यू, तो मैसेज तो मुझे करना पड़ेगा। अब मैंने उनको ऐसे ही मैसेज छोड़ा हाफ हार्टेडली ना कि यार चले, अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं भी किया ना तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बल्कि रिप्लाई ना करें, ठीक है। अब हुआ ही, मैंने मैसेज छोड़ दिया, आधे घंटे में रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैंने बोला बस चलो अब खैर बात करते ही घर चलते हैं। अब मैं घर की तरफ जा रही थी तो मुझे उनकी कॉल आ गई, और वो कॉल पे मुझे कह रहे हैं कि नताशा आई एम रियली सॉरी, मैं मतलब उनको ये नहीं पता था वेयर आई एम बेस्ड। तो मैंने बोला मैं कराची की हूँ, और मैं मतलब जिस एरिया में हम है, मेरा घर भी वहीं है, मेरा ऑफिस भी वहीं है, एवरीथिंग इज़ लाइक नियर बाय, तो फॉर मी एवरीथिंग इज़ कन्वीनियंट। तो वो मुझे पूछ रहे हैं तुम्हें कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई टेंशन तो नहीं है, मैं तुम्हें ज़्यादा लेट तो नहीं। बोला नहीं आप चिल करें, दिस इज़ माई एरिया। अब उन्होंने बोला अच्छा बस मैं डिनर करके ना फिर इस फलाना जगह से यू गाइस पिक मी अप। मैंने बोला फॉर श्योर, कोई मसला ही नहीं है। मैंने फिर अपनी गाड़ी घुमाई, जल्दी से मैंने अपनी एल्बम तैयार की USB में, हाथ पैर काँप रहे थे मेरे। ड्राइव तो मैं करने से रही, मैंने अपने मैनेजर से कहा भाई तुम आओ, तुम ड्राइव करोगे, मैं पैसेंजर सीट पे बैठी हूँ, और अब हम जा रहे हैं। उन्होंने एक लोकेशन भेजी मुझे, वहाँ उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अच्छा मैं पूरे रास्ते जो है ना वो डिसाइड कर रही हूँ कि क्या होगा कि मैं कह रही हूँ, और मैं अंदर दुआएं कर रही हूँ कि यार मैं कोई भंड ना मार दूँ। अब मैं क्या कह रही हूँ अंदर ही अंदर, आज मैं प्लान कर रही हूँ, मैनेजर से कह रही हूँ कि भाई देखो आतिफ असलम ना मुझे लग रहा है अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ 1-2 लोग होंगे, तो मैं प्लेसमेंट कि वो पीछे इस तरह बैठेंगे और हम शेड्स लगा देंगे, क्योंकि वो आतिफ असलम है, लोगों ने देख लिया तो पागल हो जाएंगे। अब ये सब हो रहा है, ये बज रहे हैं कोई रात के आपके 10:30 शायद, इस तरह कुछ, ठीक है। अच्छा अब मैं वहाँ गेट पे खड़ी हूँ, तो अब मैं कह रही हूँ अच्छा थोड़ी लगता है यार आतिफ असलम आ रहे हो, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। मैं बाहर निकल के खड़ी हो गई मैं बाहर निकल के खड़ी हो गई। अच्छा वो आए अकेले, ही केम अलोन, ठीक है, एंड देन ही इज लाइक
कैन आई ड्राइव? ओह उन्होंने कहा कैन आई ड्राइव? और मैं कह रही हूँ या श्योर। अच्छा, फिर जो है ना मैनेजर साहब मेरे वो पीछे जाके बैठ गए, मैं पैसेंजर सीट पे ही हूँ। नाउ आतिफ असलम इज ड्राइविंग द कार, ठीक है। एंड देन वो क्योंकि वो हमारे पास वो फेज 8 का रोड था, तो वो रात में वैसे ही खाली होता है, तो सुकून से गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने कहा देखो ज़्यादा रास्तों का मुझे पता नहीं है, तुम मुझे बताती रहना, चलो गाने लगाओ। अब मैंने अपनी एल्बम लगाई, सुन रहे हैं, बहुत गौर से सुन रहे थे। और मज़े की बात ये कि आतिफ असलम को अपनी एल्बम सुनाना मेरे लिए इतना मज़े का वो एक्सपीरियंस इसलिए था कि अल्लामा इकबाल का कलाम जो है ना वो हर किसी को मुझे समझाना पड़ता है। ऐसा ही है। उनको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बड़े नॉलेज वाले ना, तो वो उनको हर चीज़ समझ आ रही है, वो हर चीज़ एक एक चीज़ सुन रहे हैं, मुझे बता भी रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट होना चाहिए, खुद गुनगुना रहे हैं उन चीज़ों के अंदर, यू नो। और मेरे लिए इट्स लाइक अ ड्रीम कि मैं पैसेंजर सीट पे आतिफ असलम के साथ बैठ के अपना गाना उन्हें सुना रही हूँ और वो सुन रहे हैं और वो मुझे अपना फीडबैक दे रहे हैं। ये होते 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 हमने फिर जो है ना वो यू टर्न लिया। मैंने बोला कि अब बस इनकी शायद अब इन्होंने सुन लिया होगा, फलाना ढिमकाना। अच्छा, मुझे साथ साथ वो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें भी मतलब एडवाइस दे रहे थे, क्योंकि उनको मेरे टोन से लग रहा था कि एज एन आर्टिस्ट आई एम स्टिल अ लिटिल इनसिक्योर, स्टिल वेरी नॉट श्योर अबाउट थिंग्स, स्टिल केयर अबाउट व्हाट पीपल आर गोना से अबाउट माई आर्ट एंड स्टफ लाइक दैट। सो ही वॉज लाइक कि मैं देख रहा हूँ कि तुम ये चीज़ें सोच रही हो, व्हाई डू यू केयर? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम अच्छा है तो निकालो, टेंशन किस बात की है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ऐसे ही है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग यार बातें। देखो इतना बड़े आर्टिस्ट को इतना टाइम दे देना, किसी इतना के बारे टाइम में देना यार बहुत बड़ी बात होती है। मैं कुछ नहीं हूँ भाई अभी, ठीक है। यार मैं तुम्हें अभी बताता ना, रिसेंटली शाहिद अफरीदी जब आया था दानियल की पॉडकास्ट में, तो मैं ना सिर्फ गया था, मुझे क्योंकि लाला से मिलना था, तो एक होता है ना फैन मोमेंट होता है। तो मुझे एक सबसे बड़ी चीज़ जो लगी ना, जो मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि एक बड़ा स्टार या बड़ा आर्टिस्ट वो किस वजह से होता है। आजकल मैं इस मिशन पे कि मैं लोगों की ना चीज़ें ढूंढ रहा हूँ कि यार ये बंदा इस मकाम पे है ना, तो ऐसी कोई तो वजह होगी ना जो उसको मकाम मिला या लोगों के दिल में उसने जो है ना अपनी वो जगह बनाई हुई है। तो आफरीदी जब आके बैठे ना लाला, तो दानियाल ने ऐसी बात की, अपने बताया कि लाला मैं ना इस तरीके से कर रहा है, तो उन्होंने पता है क्या बोला, हाँ भाई मैंने तुम्हारा देखा भाई, तुम्हारी वीडियोस देखी है मैंने, पॉडकास्ट, और तुम्हारा कितना मैंने अच्छा लगता है यार, तभी अप्रूव किया मैंने। मतलब कि उसने अगर 2 मिनट का लाला ने देखा भी है तो इट मीन्स कि यार मेरे लिए तो यही अचीवमेंट है कि मेरा काम देख लिया उसने और देख के उसने रिकग्नाइज किया, उनकी मेमोरी में है, आप उनकी मेमोरी में छप गए। ऐसे ही है, ऐसा ही है। तो इतना बड़ा आर्टिस्ट जब आपको बोले कि आपके गाने के अल्फाज, यार तुम्हारे ये जो अल्फाज है ना, ये थोड़ा सा ऐसे मैं पता उस वक्त मानी क्या सोच रही थी कि मैं इस वक्त एक उस हस्ती के साथ बैठी हूँ जिसके लिए पूरी दुनिया जो है ना पागल है वाकई में पागल है। एंड कट टू दैट टाइम एंड देन रिसेंटली, अब रिसेंटली क्या होता है, मैं लाहौर में अपने शो के लिए थी, तो वहाँ पे मेरे पास बहुत टाइम था और मैंने अब रिसेंटली एक नया गाना अपना रिलीज़ किया है भागों के नाम से, थोड़ा सा एक अलग जोन, मतलब जो मैं अक्सर करती हूँ उससे हट कर। तो वो गाना मैं सबको भेज रही थी अपनी लिस्ट में, तो मैं मेरे व्हाट्सएप पे भी सबको भेज रही थी और इंस्टाग्राम पे वीडियो भेज रही थी, यूट्यूब का लिंक। सही है। तो दोनों तरफ से मैंने देखा कि मैंने व्हाट्सएप पे भी ना आतिफ असलम के नंबर पे भेजा हुआ था और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी गया हुआ था। अब वो तो मैंने सब झमेले में सबको भेजा ना, तो वो तो चला गया, गलती से नहीं, वो इंटेंडेड ही था मेरे लिए, लेकिन तब मेरे दिमाग में रजिस्टर, मुझे था बस सबको भेज रही हूँ तो मैं आतिफ असलम को भी भेजूंगी, नजरों से गुजर गया तो अच्छी बात है, देख लेंगे। सही है। फिर उसके जब मैं भेज रही हूँ तो उस दौरान ना मेरा दूसरा वाला फ़ोन बजता है, तो मैंने बोला यार मैं ऑलरेडी इतना बिजी हूँ काम में, कौन कॉल कर रहा है यार, आतिफ असलम। मेरी तो हालत ख़राब, और मैं ना मेरे फिर हाथ पैर कांपने, और बोला नताशा एक्ट नॉर्मल। बोला हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कह रहे मैं ठीक हूँ नताशा, तुम कैसी हो? मतलब बिल्कुल ठीक। कह रहे मैंने गाना सुना तुम्हारा। मैं कह रही मैंने अभी तो भेजा था यार, उन्होंने सुन भी लिया। और मुझे कह रहे हैं, और बहुत खूबसूरत बात, जो मतलब हालांकि उस गाने ने अभी तक वो पेस पकड़ी नहीं है, पर मेरे लिए वो तभी पकड़ ली जब आतिफ असलम ने वो बात बोल दी, जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं देख रहा हूँ कि यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद योर साउंड एंड आई एम ऑल्सो नोटिसिंग दैट यू हैव चेंज्ड योर टोन इन दिस सॉन्ग। डिटेल सुन रहे हो आप जो वो कह रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं कि एंड आई रियली लाइक इट, आई जस्ट वांट टू से कीप डूइंग इट। और मुझे कह रहे हैं देखो गाने का पहुंचना ना पहुंचना वो अल्लाह के हाथ में, ऐसे ही है, ठीक है, वो मैं भी मानती हूँ, और वो उनसे सुन के और मुझे वैलिडेशन मिली, पर कह रहे हैं लेकिन जो तुमने ट्रैक पकड़ा है, गुड जॉब, ऐसे ही कीप डूइंग इट। देखिए यार एक बड़ा आर्टिस्ट जो होता है ना, वो like, कहते हैं ना कि यार आपने जो भी अल्फाज कहे उसका असर होता है, असर शायद माहौल में रह जाए, किसी को नहीं हुआ तो ठीक है ना, वरना कहीं ना कहीं रहता है। बिल्कुल। तो अगर इतना बड़ा आर्टिस्ट, उसको जब ये पता चल जाए कि मेरी ज़बान में इतनी पावर है कि मैं अगर किसी को 2 मोटिवेशन के बोल दूँ
तो उसका असर हो सकता है। असर हो सकता तो कहने को वो ये भी कह सकते थे हाँ यार बहुत अच्छा काम कर रही हो, लगी रहो, बट यार कैन लेकिन उन्होंने ये तुम्हें क्रिटिक्स दी है कि यार देखो ये टोन, इट मीन्स कि उन्होंने एक फीडबैक सुन के दिया, टाइम लगा के, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और पता है मेरे साथ मैं अभी भी हर चीज़ में बहुत ग्रेटफुल होती हूँ, चाहे वो आतिफ असलम तो है ना, और भी जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट है जिनसे मैं मिलती हूँ, जिनसे मैं उस जोन में बात कर रही होती है कि ओ कलीग टू कलीग, मेरे लिए वो अब भी बहुत सीनियर है और मेरे लिए अभी वो स्टार्स हैं। अली अजमत हो गए, फैसल कपाड़िया हो गए, इस तरह कितने बड़े बड़े नाम है, अली जफर, अ लॉट ऑफ नेम्स, बिलाल मकसूद, अभी तो मैं कितने सारे नाम बोल रही हूँ, सजाद अली, ठीक है, क्योंकि सजाद अली से भी जब मैं बैक स्टेज मिली थी, उनको मैं ओपन कर रही थी, तो जो उनकी बेटी है, जो कमाल की सिंगर है वो भी, तो शी इज़ अ फ्रेंड, तो मैं उससे मिली तो शी टुक मी टू हर फादर के यू नो के अब्बा दिस इज नताशा, और वो कह रहे हैं हाँ मैं जानता हूँ, और मैं ये हो गई नो वे, अच्छा यू नो मी, यू नो मी। एक और चीज़ ये होती है कि एक पर्सनैलिटी होती है, उसको आपने ज़िंदगी भर देखा है, सराहा है, वो आपके पास बैठी हो, उसका एक ऑरा अलग होता है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना, अली जफ़र के साथ। एक कमर्शियल में थे हम लोग साथ ना, तो अली जफ़र पूरे दिन से थे, वो खूबसूरत तरीन इंसान लग रहा, वो उस वक्त जो सूट पहना है उसने, टक्सीडो ये वो, मैं बैठा हूँ, शाम का टाइम था और शूट चल रही है, तो मैं पता है कमर्शियल की शूट 2-2 दिन तक चलती है ना, तो ऐसे बैठे हैं, वो बंदा बैठा हुआ मोबाइल यूज़ कर रहा है, और बैठे बैठे ना उसने अंगड़ाई ली अली जफ़र साहब ने और गाना गाया, सोचा क्या कभी ये तूने, वो वाला नहीं, सुन ले सजनिया का वो, यार उसने जो वो खींचा ना अलाप या जो भी था स्टाइल में, मैं उस वक्त बता नहीं सकता, जैसे नहीं होता कि आपको गूज बम्स आ जाए। इसकी वजह क्या है कि एक गाना आपने सुना है और जिस बंदे ने वो गाया है वो बंदा यहाँ बैठा और अपनी ही जबान से उसी गले से निकल रहा है और एक रॉ स्टाइल में, वो फील ही अलग होती है। तो वो जो ऑरा होता है ना इंसान का, जो स्टार उसको बनाता है, वो यही चीज़ें होती हैं। देखें जी, बताने का मकसद ये था, आई हैड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद अली जफर एज वेल, रियली, क्योंकि लाहौर में एक तो मेरी उनसे मुलाकात अगेन क्योंकि शोज के थ्रू ही होती है ना, अगेन आई वाज ओपनिंग, ठीक है, मैं गई उनसे मिलने वहाँ पे, तो पहली बार मैंने उनको हेलो किया, तो तब मैंने रिसेंटली लक स्टाइल, अभी एक लास्ट ईयर की बात है, लक स्टाइल अवार्ड मिला था मुझे बेस्ट परफॉर्मर का, माशाल्लाह। तो उसमें मैंने एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच मार दी थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसे एक जोन में चल रही थी, एक गुस्से में, तो एक जेंडर पैशन के ऊपर मैंने एक बात बोल दी थी जो हर किसी को वहाँ पे याद रह गई थी, और इस लोगों को ये भी याद रह गया था कि ये इस लक स्टाइल अवार्ड पब्लिक बाथरूम में तैयार होके आया, तो पब्लिक बाथरूम से तैयार होके आई है, ये मैंने बोल दिया था। मैं एक्चुअली पब्लिक बाथरूम में तैयार होके लक स्टाइल अवार्ड जाके फिर अवार्ड लेके आई हूँ। सो उस टाइम पे ये हुआ कि मैं जो हूँ वो वही शो पे उनसे मिली अली जफर से, एंड एट दैट टाइम आई सेड हेलो टू हिम। अच्छा, मैनी पीपल से वाह क्या गाती है। अच्छा, अली जफर ने शायद मुझे ऑन एंड ऑफ कहीं सुना हो नहीं सुना हो मुझे नहीं पता, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती कसम से, और मैं ऑफेंड भी नहीं होती। कोई बड़ा आर्टिस्ट अगर मुझे ना पहचाने, रजिस्टर करे, उसने नहीं ठेका लिया हुआ मेरे बारे में जानने का, तो मुझे बल्कि हैरत होती है जब कोई मेरे बारे में जानता है। तो मैं उनसे हेलो करने गई तो उन्होंने एक अलग बात बोली, ही इज़ लाइक नताशा यू टॉक वेरी नाइसली, आई लव द वे यू से थिंग्स, एंड आई एम लाइक ये दिस इज समथिंग न्यू। अच्छा, ये बात पता है, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने जो है ना कि ये शायद मैं भी तुम्हें कहीं ना कहीं मेंशन करता कि आतिफ असलम देखो इतना बड़ा आर्टिस्ट है, हज़ारों लोग मिलते हैं, लाखों लोग उसको इस तरह मिलते हैं, हर किसी को शायद वो ना करता हो। एक आर्टिस्ट ना वाइब पकड़ता है, अगर उसको किसी से भी एक अच्छी वाइब मिल गई ना तो वो उसको टाइम दे देता है। अगर वाइब आपने नहीं कैच कर पाए तो इट मीन्स कि ये मत समझे कि वो मगरूर है या वो एटीट्यूड में आ रहा है। बिल्कुल, उसकी जिंदगी ही ऐसी है कि यार अब आप देखें ना, आपके घर पे 10 लोग रोजाना मिलने आए, आप ट्रीट कर लोगे उनको, बट यही 10 लोग 100 जाएंगे ना, आप नहीं कर पाओगे यार। अगर मैं किसी से इग्नोर भी हो जाऊँ ना, मैं कभी भी दिल में नहीं रखती। हाँ, ऐसा ही है, इंसान है, ठीक है। मतलब ये बात आप अपने ईगो पर ना ले जाओ तो बेहतर है। आज तक ऐसा नहीं कि अगर बड़े लोग कुछ एक्नॉलेज करें तो कुछ लोगों से मैं इग्नोर भी हो गई हूँ, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। वही ना, उन्होंने ठेका नहीं उठा रखा ऐसा ही है मुझे रिकग्नाइज करने का, मुझे अपना काम करना है। हाँ, वाकई में ये। सो विद अली जफर ऑल्सो, मतलब वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक गैदरिंग में मुझे बुलाया, वहाँ पे आई स्टार्टेड सिंगिंग, एवरीवन वाज सिंगिंग, आई स्टार्टेड सिंगिंग, he was singing with me at that time, ठीक है। मैं जब गा रही तो वो भी गा रहे थे, और मैं तब कह रही हूँ नताशा दिस इज अली जफर singing with you, can you imagine। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने मुझे पहली बार गाते हुए सुना लाइव, तो he was like के oh my, he was, पता है उन्होंने क्या स्टेटमेंट मारी, खैर वो बल्कि मैं ना बताऊं, वो मैं बाद में बताऊं, क्योंकि अगर मैंने कैमरे में बता दी ना, लोग मुझे बोलेंगे कि ये अपने आप को चढ़ा रही है। बताओ यार, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी थी, मतलब कमिंग फ्रॉम अली जफर, ठीक है। मैं वो बात नहीं मानती, पर उन्होंने लिटरली, यार लोगों को छोड़ो, ही वाज ब्लोन अवे एंड व्हाट ही डज, सबको रोक के कहते हैं, सब मतलब उस गैदरिंग में सबको कह रहे हैं माइक पे कि मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये आज की जनरेशन की
आबिदा परवीन और नुसरत फ़तेह अली खान साहब के भी आगे की ली। अरे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। एंड आई एम लाइक कमिंग फ्रॉम अली ज़फ़र, इतनी बड़ी बात। एंड देन वो दिन है, आज का दिन है, स्टिल कनेक्टेड विद मी। एंड उनको, हालांकि मैंने नहीं बोला है, पर उनको ऐसा है कि मुझे कुछ करना है इसके लिए। होता है, Like who am I? यार But they, देखो, you know, coming from such big artists that they want to, you know, do something for me. Wow. यार मुझे ऐसा लगता है कि I do feel blessed यार। कहीं ना कहीं आर्टिस्ट जो है ना, वाकई में वो एक लेवल पे पहुंचता है ना जब खुद, तो उसको फिर एक उसकी ज़िंदगी का एम रह जाता है कि यार अब मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, मैंने इससे आगे कहाँ चले जाना है या कितना ही कर लेना है। क्यों ना मैं इस मिशन पे निकलूँ, जो लोग जो मुझे यहाँ तक लेकर आए, अब मैं उनको यहाँ तक लेकर आऊँ, अपने पास तक दिखाऊँ कि देखो यहाँ से पहाड़ कैसा दिखता है। इस पहाड़ पे तो तुमने मुझे चढ़ा दिया, मेरे फैंस ने, मेरे फॉलोअर्स ने, बट इस पहाड़ के बाहर का नज़ारा जो मैं देख रहा हूँ, आओ मैं इनमें से चंद लोगों को तो दिखा ही सकता हूँ ना, कि 10 लोगों को तो दिखा ही सकता हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि आर्टिस्ट वो, क्योंकि देखो अब मैं भी ना इसी उस पर हैं अपनी इस इंडस्ट्री में, मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे जो आजकल की जनरेशन है, जो कंटेंट तुमने देखा ही होगा आजकल जो चल रहा है, माशाल्लाह से, माशाल्लाह कह रहा हूँ, मतलब क्या जो जिस ट्रैक पे जा रहे हैं ना, गलत जा रहे हैं। तो मुझे अब फील होता है कि यार मैं कुछ बच्चे ऐसे पकड़ लूँ जो टैलेंटेड हैं, जिनको शौक़ है, पैशनेट हैं, और वो गलत राह में न जाएं, वो उस राह में आ जाए, इस पर हम चल के थोड़ा सा मतलब इज्जत बरकरार रखें। इज्जत बरकरार रखें। सोशल मीडिया पे सारे ही हैं, सारे ही काम कर रहे हैं आजकल, तो एक्टर्स भी हों, सिंगर्स भी हों, सब सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन इज्जत हर किसी ने बरकरार नहीं रखी। तो ये बचाना जो है ना बहुत बड़ी बात होती है। अब देखो अली ज़फ़र के साथ इतने सारे मामलात हुए, लेकिन उसको अल्लाह ने फिर भी उसकी इज्जत बचा के रखी उनकी, ठीक है ना। अब क्या था कि अगर वो इंसान, ये है ना, देखो ये चीज़ें इसलिए बताने का रीज़न होता है कि इंसान ये देखता है कि यार ये मकाम पे पहुंच गया, शायद लकी था, या इसकी जो है ना इसको तो सपोर्ट होगी पीछे से, या इसकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। नहीं, इंसान को उसके जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना, वो उसको वहाँ तक लेके जाती हैं। यही है, लोगों का इखलाक बड़ा मैटर करता है। और आप ये देखें कि कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे जो एक लेवल तक पहुँच के गायब हो गए, क्योंकि इखलाक नहीं थे, तरीका नहीं था, इंसानियत नहीं थी। तो वो देखें, तो इंसान इन्हीं चीज़ों से आगे बनता है। और वो तो एनीवे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जो है ना आपने शेयर किया। अच्छा जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो बात ही क्या करें, सुनाई देना आप फिर थोड़ा सा। ये गाना मेरा रिलीज़ हो चुका है। सही है। और अभी मैं इसको अलग अंदाज में गा रही हूँ। सही है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। Which is called भागो। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। गाने का नाम है दुनिया से भागो। भाई पसंद आएगा, भागना हर कोई चाह रहा है। हाँ, आप समझे, आप माहौल जो है ना इस वक्त कह रहा है कि भागना है, तो गा दें आप फिर। ये भागते हुए आपने ये गाना गाना है, ये दे दिया मैंने आपको, ठीक है ना, भागना एंथम है ये। तुझसे नैन लड़ गए, तुझे देख के मैं भागू भागू रे, तुझसे नैन लड़ गए। तूने मुझको देखा, मेरा हाथ थामा, हाथ में छुड़ा के भागी रे। दुनिया मुझको देखे, बातें ये बनाए, कैसे थामूं तेरा हाथ वे। मैं भागू रे भागू रे भागू रे भागू, दुनिया से भागू। मैं भागू रे भागू रे भागू रे भागू, दुनिया से भागू। मैं भागू रे भागू रे भागू रे भागू, दुनिया से भागू। वाह, भागना हर कोई चाह रहा है, भागना हर आप भागने में जो है दे रही हैं गाना कि भाई ये गाते हुए भागें आप। एनीवे यार, बड़ी डिफरेंट तुम्हारी आई गेस टेस्ट से ये सॉन्ग लगा मुझे, लाइक जो तुम्हारा स्टाइल है, लाइक सूफी और ये वाला ना। लिखती हूँ। हाँ, तो एनीवे, तो क्या सोच के भाई आप गाना इंसान बनाता है। क्या हुआ था कि असल में ना मेरा पिछला साल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग था। सही है। क्रिएटिव ब्लॉक की वजह से, ठीक है, हर आर्टिस्ट को, आपको भी क्रिएटिव ब्लॉक आता होगा। बिल्कुल आता है, सबका आता है। तो जब भी गिटार उठा रही थी तो ना कुछ बकवास चीजें बन रही थी। जब आप जबरदस्ती बनाने की कोशिश करो तो यही होता है, मजा नहीं आ रहा था। तो बस इसी क्रिएटिव ब्लॉक के साथ मैं फ्रस्ट्रेटेड थी। और मैं भागूं जो है वो एक्चुअली एक जो लफ्ज़ जो मैंने यूज़ किया कि दुनिया से भागूं, वो ऑब्वियसली हम सबकी कैफियत होती है बहुत सारी चीज़ों में कि वी वांट टू रन अवे, वी वांट टू ट्रांसपोज आवरसेल्व्स इनटू दिस डिफरेंट वर्ल्ड। जब आप प्रेजेंट वर्ल्ड को देखते हो तो आप अपने दिमाग में एक वर्ल्ड बनाते हो कि कभी बार डिप्रेस होकर आप वहाँ चले जाते हो कि यार यहाँ बहुत टेंशन है, इधर बैठो, ठीक है।
तो और जिस तरह मैंने उसमें बोला है कि अब मुझे सिचुएशनल गाने लिखने का भी बड़ा शौक था, जो आज तक मैंने कभी नहीं किया है। कि अब मैं जो गा रही हूँ, आपके दिमाग में पिक्चर बन रही होगी कि एक लड़का और एक लड़की है, और उनके आपस में फीलिंग्स हैं, पर लड़की डर रही है। ऑल्दो जो मैं गा रही हूँ मतलब वो नहीं है, ठीक है। मेरा मतलब तो अब मेटाफोरिकल है कि मैं कुछ भी करना चाहूंगी तो हमेशा जो है ना मुझे दुनिया की पड़ी रहेगी, बट आई शुड नॉट गिव अ डैम अबाउट द वर्ल्ड एंड आई शुड जस्ट रन अवे फ्रॉम इट एंड जस्ट बी माई ओन, लाइक डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। अच्छा, आर्टिस्ट लोग तो समझ पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रही है ये, लेकिन होता है ना कि इंसान को एक्सपीरियंस की बेस पे करवाना पड़ता है कि क्या बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ कि एक आर्टिस्ट होता है ना, वो क्या सोच के गाने के बोल गा रहा है आपको नहीं पता, आपने वो समझना है जब तक वो समझाएगा नहीं। मेटाफोर्स होते हैं भाई, छुपे हुए। अब जैसे वो एक गाना था छन्नो की आंख में एक नशा है, तो सबको लगता था छन्नो कोई खातून है, खातून ने, बट अली जफर ने किसी इंटरव्यू में बताया था कि यार मेरे पास एक बकरी हुआ करती थी, उसका नाम मैंने छन्नो रखा था, उसकी आंखें मुझे बहुत प्यारी लगती थी। सोचो यार, तो वो छन्नो की आंख एक लेजेंडरी गाना बन गया, पहचान बन गया। तो इसी तरीके से आपको नहीं पता होता कि आर्टिस्ट क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ, और उसमें जो है ना वो क्या चीज़ निकाल देगा। जब वो चीज़ मशहूर हो जाती है ना, तब उस पर बात होती है कि अच्छा यार ये तो बड़ा टेक्निकल लिखा गया, लेकिन टेक्निकल सारी चीज़ें होती हैं, जब मशहूर होती है ना तब पता चलता है टेक्निकलिटीज़ क्या है। यार मुझे ये बताओ, एक गाना बनाने में, यानी एक आर्टिस्ट जैसे तुम हो, ठीक है ना, तुम माशाल्लाह एक ज़ीरो से उठ के आई हो, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, तुम एक प्लेटफॉर्म पे पहुंची, तुम्हें एक अल्लाह ने मकाम दिया, रिकग्निशन दी, अब तुम फाइनली आ चुकी हो उस फील्ड में, एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कि यू आर अ सिंगर। एक टैग है, नताशा बेग एक सिंगर है। तो जब सिंगर है तो इट मीन्स कि एक प्रोफेशनल सिंगर है, और प्रोफेशन है तो पैसे भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल्स भी देखने हैं। तो क्या लगता है कि यार एक गाना जब आप ज़ीरो से बना रहे हैं, उसको रिलीज़ करने से लेके पब्लिक तक ले जाने तक कितना पैसा लगता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है, थोड़ा सा लोगों को समझाने के लिए। आसान कुछ भी नहीं है। सही है। वैसे तो देखो ये सवाल बनता है किसी मैनेजर से मैं ज़्यादा अच्छा पूछूं वो ज़्यादा बता, लेकिन चलो मैं अपना एज अ आर्टिस्ट एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सो नॉट ईजी। देयर वर टाइम्स, सबसे पहले लिखना शुरू किया, सबसे पहले देखिए जब सिंगर बनने की ख्वाहिश आई, पैशन आया, तो अपना लिखना है कुछ, तो अपना लिखना क्या, पहले तो होता था कि क्योंकि आवाज़ दिखानी है, टैलेंट दिखाना है। अब मैं यहाँ से आपको एक और डायरेक्शन की तरफ ले जाऊंगी कि मुझे दिखाना है कि आई हैव अ टैलेंट, मेरे पास एक आवाज़ है, देख लो, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको अपनी आवाज़ मनवानी होती है, लोग फिर देखते हैं कि ओ हाँ शी इज़ गॉट अ गुड वॉइस या ही इज़ गॉट अ गुड वॉइस, फिर आपके पास जिंगल्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर हो सके तो ओएसटीज भी मिलना शुरू हो जाएंगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के। सही है। कुछ रिकग्निशन होती गई तो फिर शायद वो प्रोजेक्ट बड़े हो गए तो हो गए। अब जैसे हमारे बचपन के टाइम का मुझे नहीं पता, पर आज के दौर में एक चीज़ आपके, अच्छा फॉर एग्जाम्पल इन माई टाइम्स व्हेन आई वाज इन माई टीन्स या इन माई 20s, अर्ली 20s, आई वुड से कि जब मुझे सिंगर बनना था तो हर सिंगर का बेंचमार्क होता था कोक स्टूडियो, ठीक है, कि जब तक आपके सर्टिफिकेट में कोक स्टूडियो का नाम नहीं आया, वी विल नॉट कंसीडर यू एज अ सिंगर। शुक्र है हो गया। पर मुझे लगता है आज का बेंचमार्क पता है क्या है, वायरलिटी, वायरलिटी नंबर्स, ठीक है। तो ठीक है, देयर आर पीपल, कुछ ऐसे बडिंग सिंगर्स हैं जिनको मैं, अब बल्कि हर दूसरे नए आर्टिस्ट को मैं यही, मतलब बडिंग आर्टिस्ट को ये बोल रही होती हूँ कि उनको भी देखो कि आपके पास एक बहुत अच्छा वेपन आ गया है अब सोशल मीडिया के नाम से, जिसपे आप रोज गाना डाल दो, कुछ नहीं करना है आप, बल्कि कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज ना करो, लोग ऐसे ही बैठे बैठे गा के डाल रहे हैं चीज़ें, तो आप उसमें भी रिकग्निशन मिल जाएगी अगर आप आउटस्टैंडिंग हुए। और जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, तो इंडस्ट्री देन उन बच्चों को जो कह रहे हैं कि हमारे ख्वाब है वो हमारा कोई पूरा कर दे, तो बेटा वो आपके वो तब पूरे होंगे जब आपके पास नंबर्स होंगे। ऐसे ही है भैया, तो नंबर्स है, अगर आपका टैलेंट है ना, टैलेंट को भी एक रिकग्निशन चाहिए। टैलेंट भी सेकेंडरी है। हाँ, टैलेंट सेकेंडरी है, पहले तो ये कि आपने, मतलब कहते हैं ना कि आपने नज़रों में आना है किसी की। तो मुझे ये बताओ कि जैसे वो इंडिविजुअल आर्टिस्ट है, ठीक है ना, तुमने एक गाना लिखा, अब वो गाना कहीं पे रजिस्टर भी करवाना होता होगा किसी, कोई एक, वो एक अलग गेम है। जैसे कोई कॉपीराइट्स के लिए, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा बताओ ना। वो प्रोसेस जो है ना, माय मैनेजर कैन टेल यू बेटर। सही है। बट मैं वो वाला साइड बता सकती हूँ कि बहुत मुश्किल है किसी गाने को, स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे, लिखा, फिर हमने गए उस गाने को मैंने लिखा, ठीक है, कॉपीराइट्स के लिए भागे, फिर नहीं उसको लिखकर फिर मैं प्रोड्यूसर को ढूंढूंगी, जो पैसा लगाएगा। हाँ, जो उसको एक अलग खर्चा होता है। फिर वो प्रोड्यूसर लाजमी चाहिए, आप खुद नहीं बना सकते अगर आपके पास नॉर्मल फंड्स हैं। मैं अगर सिंगर हूँ तो ना मुझे मशीन यूज करने आती है जिस मशीन पे ये गाने बनते हैं, ठीक है, डॉ होता है, तो उसको रिकॉर्ड करना, उसको पूरा उसमें म्यूजिक डालना, वो ना, तो
वो चीज़ वो प्रोड्यूस होता है, ठीक ठीक है। है। प्रोड्यूस होने के बाद मिक्स मास्टर फाइनल होने के बाद जब वो आपके पास आता है तो फिर आप जो है वो प्लेटफॉर्म्स में डालने के लिए पहले तो वीडियो का भी देखना पोर्टल है पे कि जाते वीडियो हो। क्या बनेगी या क्या होगा। वीडियो बिल्कुल सोचते हैं हम, लेकिन आजकल मैं चाह रही थी कि क्योंकि आजकल ऑडियोज भी निकल रहे हैं ना, सही है, ऑडियो सही भी, है। तो मेरा फोकस अब ज्यादा ऑडियो, क्योंकि वीडियो एक अलग खर्चा है। हाँ। फॉर अस राइट नाउ वीडियो इज अ लग्जरी। अगर आपको होता है ना कि यार बस ये गाना निकल जाए, जब मुझे दिख रहा है वो गाना ऑडियो में भी निकल सकता है, हालांकि आई लव मेकिंग वीडियोज यार, आई लव म्यूजिक वीडियोज, लेकिन जब वो बात जो चीज़ आपके दिमाग में वो एग्जीक्यूट होने में इतने पैसे लगा रहे हो तो आपकी return भी नहीं है मोटिवेशन ना मर आपके जाती मुल्क है। में, हाँ, हाँ। रिटर्न भी नहीं है, तो आप कहते हो यार चलो पहले ऑडियो निकल जाए, तो फिर आप पोर्टल्स पे जाते हो और फिर वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है गानों की, ठीक है, स्पॉटिफाई हो गया और उस तरह के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए। अब वहाँ पे होता है कि अब वहाँ से वहाँ तक जाकर भी ज़रूरी नहीं है कि आपका गाना हिट हो। फिर वहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी प्लेलिस्ट मिल गई, वहाँ की उनमें प्लेलिस्ट होते हैं, उनमें जाना, और फिर आजकल जो है गानों का रील्स पर चलना बहुत ज़रूरी है, गानों का टिकटॉक पर चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाने में एक अलग पैसा। ऐसे ही है। तो जो भी गाने, जो कुछ गाने हैं जिनकी एक्चुअली लॉटरी लग जाती है कि वो आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और बूम, पर बहुत सारे गाने जो आपकी नज़रों से गुजर रहे हैं, जो आप बार बार सुन रहे हो हैमर की तरह, वो आप तक पहुंचाए गए हैं, उस पर पैसे लगे हैं, और फिर वो आपके मुंह पे रट गया है। अब आपको पता भी नहीं कि वो आपका फेवरेट गाना है, पर वो बन गया वो क्योंकि आप सुन रहे हैं। तो दिस इज हाउ द गेम इज, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। यार वो एक गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था ना, जिसपे उन्होंने लोगों ने बना भी दिया था, वो एक बंदा कुछ बेच रहा था कि कच्चा बादाम। हाँ, अब उस आप बंदे की देखेंगे निकल पड़ी। टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील से मशहूर हुआ है। इसी तरह एक गाना भी टिकटॉक और आपने रील देखा जो है बहुत बड़ा अभी प्लेटफॉर्म वो इंडियन कोक स्टूडियो का एक गाना आया था ना, कदिलो कमे कदिलो। अब ये गाना भले वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उससे ज्यादा मशहूर हुआ है इन चीजों से, रील्स और से ज्यादा। टिकटॉक अब बिग डील यही है। ये बड़ा सीन है ये ना, ये बेसिकली जब डब स्मैश आया था ना, तो उसने गेम चेंज किया था सबसे पहले, कि लोग गानों पे डबिंग करते थे, डायलॉग्स यार डब स्मैश ना, वो बेचारा वो डब स्मैश तो सिर्फ मुझे लगता है मस्ती की हद तक था, प्रोफेशनल नहीं लेके गया वो आपको। टिकटॉक आपको प्रोफेशनल लेके गया। यार अब देखो ये टेक्निकल उसमें तुम घुस गई, मुझे नहीं पता कि मुझे भी नहीं पता, बिकॉज़ आई वाज अ फर्म यूजर ऑफ डब स्मैश। नहीं, मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो तुम समझ पाओगी या नहीं पाओगी। मुझे तो पता है ये। हाँ बताओ, तुम्हारी साइड है ना ये, तुम्हारी यार देखो टॉपिक तो खैर कहीं और निकल जाएगा, लेकिन एनीवे मैं थोड़ा सा आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। एक आइडिया होता है ना, हाँ, एक आइडिया जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब जैसे मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाई है, कोई एप्लीकेशन बनाई है, मैंने आइडिया, और उसको देख के आइडिया मैंने किसी को बताने से पहले बहुत सोचना है। और दूसरी बात, जब मैंने उसको रिलीज़ करना है ना, तो मैंने उसको ये देखना है कि मैंने मार्केट से 10 साल आगे की जो ना टेक्नोलॉजी या उसको जो अप्रोच है ना, उसको अपना के रिलीज़ करना है। इसकी वजह बताऊँ क्या है? मैंने एक आइडिया, जैसे स्नैपचैट था, स्नैपचैट वाले ने एक नया आइडिया फेंका कि भाई स्टोरीज होती हैं 24 घंटे के लिए लगेंगी। अब ये आइडिया था, इसी की वजह से स्नैपचैट मशहूर था ना। अब वो आइडिया को उठा के इंस्टाग्राम ने इम्प्लीमेंट भी कर लिया अपने पास, अपनी एप्लीकेशन में सब कुछ करके। आज स्नैपचैट की वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि स्टोरीज अब आपको हर जगह मिल रही हैं। व्हाट्सएप तक ने बोल दिया अब स्टोरीज रख लो। तो आइडिया जब आपने बनाया ना, आपने आगे का प्लान सोचा नहीं, और आपके साथ किसी और ने सही कह रहे हो, उसको एडवांस भी कर दिया। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ होती है कि जब आप कोई आइडिया कर रहे हैं ना, तो आपका आइडिया एक लिमिट तक रहेगा, उसको कोई इवॉल्व कर। डब स्मैश के साथ भी इनिशियल पैदावार डब स्मैश तुमने कहा ना प्रोफेशनल नहीं था, तो अगर वो उस टाइम इस चीज़ पे काम कर लेते 10 साल आगे का, तो आज उनका अभी भी टॉप होता है। उसको हटा के टिकटॉक आ गया, उसको हटा के जो है ना दूसरे आ गए, रील्स बन रही है उनके ऊपर, तो ये वाली सारी चक्कर हुआ। तो हाँ, अब जो म्यूजिक का जो वो है, अब बोलते हैं ना बूम, वो रील्स और टिकटॉक। एनीवे, अच्छा नताशा, अगर बात की जाए तो कोक स्टूडियो जो है तुम्हारे करियर में सबसे सर फहरिस्त रहा है, कामयाबी की सीढ़ी पे अगर कहें, ठीक है ना। तुम्हें याद है मैंने एक दफ़ा कहा था तुम्हें, बहुत पहले जब हमारी नई नई दोस्ती हुई थी, कि यार मैं जिस दिन तुम्हें कोक स्टूडियो में देखूंगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मेरी कोई अचीवमेंट पूरी हो गई। और लिटरली जब मैंने तुम्हें देखा, और तुम्हारा सॉन्ग माशाल्लाह से पहला ही एपिसोड का सॉन्ग था, और पहला ही वायरल नंबर ट्रेंडिंग 2 पे या 1 पे गया था वो। कैसे रहा सफ़र, कितना मुश्किल था? क्योंकि कोशिश तो देखो भाई पाकिस्तान में आर्टिस्ट करता है ना, कि एक बेंच मार्क है, भाई कोक स्टूडियो जाना है, बोला ना बेंच मार्क है, कि एक इंस्टीट्यूट बन गया है वो, कि भाई यहाँ तक पहुँचना ख्वाब है। ख्वाब पूरा होने से पहले का थोड़ा सा बताओ, पूरा होने के बाद का। मुझे ना पर्सनली फॉर्मली लगता है कि ये जो भी हुआ ना मेरी लाइफ में, दैट वाज मेंट बाय गॉड। ऐसे ही है, क्योंकि हुआ कुछ इस तरह के, मुझे खुद अजीब लगता है कि कैसे मेरे पास आया कोक स्टूडियो, ठीक है, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी उस तरह से। और मुझे याद है, तो हम लोग, मैं किसी काम से लाहौर गई थी, वहाँ से फिर मैं एयरपोर्ट पे मेरी मुलाकात हुई थी ज़ुहैब काजी। अच्छा, ज़ुहैब काजी हमेशा मेरे फेसबुक पे एडिट था,
और मुझे अक्सर उससे मिलने से पहले लगता था कि ये शख्स मुझसे चिढ़ता है. अच्छा. मुझे ना ये Feeling. एक इम्प्रेशन था कि आई थिंक दिस गाय डज नॉट लाइक मी एट ऑल. ये मैंने कोई भंड मार दिया जिंदगी में. मतलब हाँ, कुछ कभी कभार होता है कि आप नहीं पसंद होते किसी को, ठीक ऐसे ही है. है. तो मैंने बोला शायद मुझे ये फीलिंग आती थी, तो मैं इस बात को अंदर ही अंदर बना के मैं कहती थी चलो ठीक है भाई खैर. तो अब हुआ ये कि मेरी एयरपोर्ट पे जब, अच्छा वो एयरपोर्ट पे थे, तो माई मैनेजर एक्चुअली ही वाज लाइक ओ ज़ुहैब काजी, नताशा. मैंने देखा, मतलब अच्छा ये पहली बार फिर हम सामने मिले, वरना हमारी शायद फ़ोन पे एक आध बार बात हुई थी. और फ़ोन पे भी इसलिए बात हुई थी कि मुझे इस कोक स्टूडियो से पहले पिछले कोक स्टूडियोज़ में 2 बार बैकिंग के लिए ऑफ़र आ चुकी थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था. मतलब वो भी बड़ी बात है, लेकिन मेरा दिल मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि तुम ये करो, क्योंकि मुझे था बैकिंग कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो बैकिंग होती है ना वो भी एक सीरियस जॉब है, मजाक नहीं है. हारमोनीज बनाना एक सीरियस काम है. मुझे हारमोनीज बनाने नहीं आती. अभी आप मुझे कोई भी मेलोडी देंगे, उसकी शायद मैं एक्सपीरियंस अब इतना हो गया कि शायद उसका मैं कोई 3rd या 4th निकाल लूंगी, लेकिन सारी हारमोनीज आई एम नॉट अ मास्टर. तो मैं अपने आप को, मैंने बोला यार जो काम मेरा फोटे नहीं है उसको मैं क्यों लूँ, ठीक है. ये था कि हाँ कोई बता देता और मैं हारमोनीज कर लेती, हाँ वो कर सकती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था. दूसरा ये कि मैंने बोला कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि लोग रजिस्टर्ड हों कि भाई मतलब ये सिंगर है, ये फुल फ्लेज सिंगर है. क्या पता लोग मुझे सीरियस ना ले कि ये बैकिंग से आई है और ये वो, किसी की किस्मत चमक गई है उस तरह से, किसी की ना. कुछ लोग आए भी है ना, कुछ लोग आए भी. हाँ बिल्कुल, मुझे यही बोल के बार बार लोग वो करते थे, मोटिवेट कर लो कि इस तरह आगे. मैंने बोला नहीं यार, मुझे डायरेक्ट आना है, जो भी होगा देख लेंगे. तो इसीलिए मुझे लगता था मे बी वन ऑफ दीज रीजंस ज़ुहैब काजी नेवर लाइक्ड मी, बट आई वाज रॉन्ग. अब हुआ ये कि उसके बाद जो है, कभी कभार क्या होता है कि आप रजिस्टर्ड होते हो कि लोगों के दिमाग में कि ये कोई नताशा है, नताशा बेग एक सिंगर है, लेकिन जब तक आप, जो लोग नहीं कहते कि अक्सर मैं इंडस्ट्री में कि लोगों से मिला करो, वो एक और रीज़न के लिए कहते हैं कि लोग भूल जाते हैं. ऐसा ही है, ठीक है. तो मैं ना ज़्यादा मिलना मिलाना मेरा नहीं है, और मैं बहुत लेजी लड़की हूँ शदीद. तो मुझे जब तक कोई घर से खींच के नहीं निकाल सकता ना, मैं नहीं निकल सकती. तो इसीलिए अब ज़ुहैब काजी के पास ऑल दिस टाइम आई वाज एडेड, बट आई नेवर शोड माई प्रेजेंस टू हिम के हेलो हाउ आर यू. तो वो एयरपोर्ट पे देखने के बाद उसको पता नहीं कोई प्रोजेक्ट याद आ गया, तो दूसरे दिन ही कॉन्टैक्टेड मी फॉर दिस वन प्रोजेक्ट, एंड आई न्यू कि वो कोक स्टूडियो छोड़ चुके थे. तो मुझे वो भी नहीं था कि ये कोक स्टूडियो सब कनेक्टेड है. सो ये प्रोजेक्ट शायद कुछ हाँ कोई आस हो जाए. ये प्रोजेक्ट का हमने ऊपर काम किया, तो उन्होंने पूछा तुम क्या करती हो काम, फलाना ढिमकाना. हमारी थोड़ी बातचीत हुई, तो मैंने बताया कि आई ऑल्सो रन अ स्टूडियो कॉल्ड लाल सीरीज, और आजकल वो स्टूडियो कम्यून में है. जब हमारा वहाँ पे वो था, क्या था, गोडाउन, जिसको हमने स्टूडियो बनाया था. सो ही वाज लाइक, ही सीम्ड क्वाइट इंटरेस्टेड. इट्स लाइक, ओह यू हैव अ प्लेस, यू हैव अ गोडाउन, मतलब डेडिकेशन के साथ काम कर रही है. सो हाँ, तो ही वाज लाइक अच्छा. फिर मेरी लाइफ स्टोरी भी सुनी थी. फिर उसके बाद उसने बोला कि अच्छा आई वुड लाइक टू सी दैट प्लेस. मैंने बोला चलो ठीक है. कह रहा था कोई प्रोजेक्ट आया उनके पास. मैंने ठीक है आके देख ले. तो वो आए विजिट पे उस जगह को देखने के लिए. उनके साथ अली हमज़ा भी आए, और अली हमज़ा से मेरी पर्सनल मुलाकात पहली बार थी, वरना हमेशा मैंने एज अ फ़ैन उनसे सेल्फी ली हुई थी. इस तरह से पहली बार हेलो हाय हो गई. वो स्टूडियो देख रहे हैं पूरा घूम के. अब किस प्रोजेक्ट के लिए देख ले नहीं पता, ठीक है. ग्रेजुअली पता चलता है कि ये दोनों को स्टूडियो कर रहे हैं, और दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस. सो इनिशियली आई वॉज काइंड ऑफ डीलिंग विद द प्लेस फॉर देम, कि मैं उनको एज अ लाल सीरीज वो जगह प्रोवाइड करने की बात चल रही थी, बातचीत. फिर हुआ ये कि मतलब ये हम लोग फ्लोर प्लान के लिए मिलते रहते थे, मतलब कि क्या प्लानिंग करनी, फलाना ढिमकाना. तो लेकिन तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं था, मैं नहीं, मेरे मुंह से निकलता कि मुझे ले लें, मुझे भी चांस दे नहीं. मुझे होता था अगर देना होगा तो दे देंगे, पता तो है मैं सिंगर हूँ, ठीक है. तो लेकिन मुझे याद है उस दौरान मुझे कोक स्टूडियो में, सिंस ही वाज हायरिंग अ टीम, तो ज़ुहैब काजी ऑफर्ड मी अ जॉब इन कोक स्टूडियो, ठीक है. तो उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर की रिसर्च डिपार्टमेंट में. आई स्टिल डिडंट माइंड. आई वाज लाइक ले लेती हूँ यार, जॉब कर लेती हूँ. वैसे भी किसको मंथली आया हुआ पैसा बुरा लगता है. मैंने बोला हाँ यार जॉब है, अच्छा है. सिंगिंग में वैसे ही इतना आपका पैसा ऐसा होता है कि कभी है तो कभी बिल्कुल भी नहीं है. सो एक सेफ जोन. अच्छा मैंने बोला ठीक है, आई विल डू द जॉब, बट आई विल नॉट लीव माई लाइव परफॉर्मेंसेज फॉर यू. मैंने ये साफ बोल दिया था कि मैं कर लूँगी जॉब, लेकिन मेरी अगर इस दौरान कोई परफॉर्मेंसेज आती हैं वो मैं नहीं छोड़ूंगी. तो ज़ुहैब काजी ने मुझे बोला कि आई विल कन्विंस यू कि तुम जॉब करोगी. मैंने बोला ठीक है, मैंने मना भी नहीं किया, लेकिन दिमाग में रखिएगा. खैर अब बात आती है मेरी ये बर्थडे. तो मेरा बर्थडे का दिन है, मैंने अपने दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे मना के फिर कोई फ्लोर प्लान डिस्कस करना था. वी वेंट टू ज़ुहैब काजीज़ प्लेस वेयर अली हमज़ा वाज देयर. वही कोक स्टूडियो की कोई बात कर रहे थे. फ्लोर प्लान डिस्कस हुआ.
देन माई बर्थडे ऑलमोस्ट एंडेड, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे। और उसी दौरान जो है ना मुझे अली हमज़ा वाज लाइक कि यार कुछ गाना सुना दो। तो मैंने बोला यार ठीक है मैं सुना देती हूँ। फिर मैंने आंखें बंद करके अपना एक बुरुश की कलाम है या मौला, तो वो मैंने गा दिया। अब मुझे नहीं पता कि क्या रिएक्शंस थे, बट अकॉर्डिंग टू माई मैनेजर वाज लाइक कि उसके थोड़े से यहाँ से आंसू निकल। अब मुझे नहीं पता अली हमज़ा, आई डोंट नो सो बट देन मैं बस उसके बाद ये हमारा काम खत्म हो गया, तो मैंने बोला चले अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज़। सो वी वर वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, वो हमें पिक करने वाला था, तो हम नीचे उतर के वहाँ वेट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन ये अली हमज़ा और ज़ेब काजी थोड़ी देर में नीचे आते हैं और मुझे कह रहे हैं तुम अभी तक तुम लोग यहाँ पर ही हो, अभी तक गए नहीं। मैंने बोला आई एम वेटिंग फॉर द कार। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा नताशा तुम्हारी बर्थडे ख़त्म हो गई? मैंने बोला हाँ ख़त्म हो गई, बड़ी हो गई मैं फलाने में। आई तो मतलब बोलते ना ग्रम्पी ऑन माई बर्थडे, दैट्स लाइक वर्स्ट बर्थडे। तो इसलिए अच्छा हम तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मैंने बोला बर्थडे ख़त्म हुई क्या गिफ्ट देंगे आप लोग? तो फिर जो है ना वो अली हमज़ा ने ना यूँ ये, बल्कि मुझे कभी अली हमज़ा से पूछना चाहिए, पता नहीं उनके पास ये वीडियो क्लिप होगी कि नहीं होगी। उन्होंने जो है यूँ कैमरा में तभी करके कहते हैं वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ कोक स्टूडियो सीजन 11? होए 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 होए। और मैं कह रही हूँ व्हाट? और मैं कह रही हूँ यू गाइस आर लाइंग, यू गाइस आर लाइंग। यार मतलब आप सोचो एक इंसान। हाँ, और मैं अली हमज़ा उस तरह से जानती नहीं थी यार, मतलब बिल्कुल एक नई मेरी मुलाकात हुई थी। दैट यू नो बीइंग दैट स्वीट एंड इट वाज लाइक द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी। ये बड़ी प्यारी बात तुमने कही है। और देखो ना इस पॉडकास्ट का मकसद ये होता है कि कॉन्वर्सेशन शेयर करें एक्सपीरियंस। तुमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया माशाल्लाह। मेरे साथ हुआ था, देखो तुम्हारा एक ख्वाब होता है ना, जैसे एक सिंगर का ख्वाब होता है कि यार मुझे कोक स्टूडियो जाना है या मुझे इस इंस्टीट्यूट पे जाके कुछ करना है या इस स्टेज पे परफॉर्म करना है मैंने, ठीक है ना। तो अगर आप उस स्टेज पे आपको पार्ट मिल जाए, यानी कि एज अ जॉब तुमने बताया, फिर आप उन लोगों के साथ हो जिनके हाथ में वो चीज़ है कि सिर्फ ये साइन करें और मुझे वो मौका मिल जाए। आप उनके साथ काम भी कर रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहे जो आपको चाहिए करना है, जो आपको दूसरे मिल रहे हैं आप वो कर रहे हो। आप इतना करीब आ गए उस स्टेज के कि मैं चढ़ नहीं पा रहा। तो आपको वो मोमेंट पे अगर कोई इंसान कह दे कि यार हो गया तुम्हारा, I was blown away. I was like... मेरे साथ हुआ था क्रिकेट में ही, क्योंकि मेरा एक पैशन था, मैंने क्रिकेटर बनना था, बट मैं नहीं बन पाया। एक मौका मिला मुझे PSL कवर करने का ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि कराची से लेके इस्लामाबाद सरीना होटल, फिर टीम के साथ ट्रैवल करना स्टेडियम तक, फिर स्टेडियम में मैच कवर करना, फिर टीम के साथ वापस होटल आना, ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और एक इंसान जिसने सिर्फ क्रिकेटर बनना चाहा हो, अब मेरे पास वो मोमेंट पे सब चीज़ें थी कि मतलब मैं उन लोगों के बीच में था जो लोग जिनके हाथ में वो पावर है कि वो किसी का भी करियर बना सकते हैं, किसी को भी वो मकाम दे सकते हैं जो वो चाहता है। मैं वहीं ग्राउंड में भाग रहा हूँ, यहाँ जो है ना सरफराज भाई खेल रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग लेजेंड्स जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उन जगहों पे हूँ जो मैंने हमेशा चाही थी कि यार मैंने इस पिच पे जाके खेलना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, बट मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचा, तरीके से रोशन कर रहे हैं। तो मैंने ये सीखा कि अल्लाह ने मेरा ख्वाब पूरा किया, बट डिफरेंट तरीके से। तुमने क्या किया, तुमने जो वो अपॉर्चुनिटी ली ना, कि यार कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू विन द गेम फर्स्ट यू हैव टू बी इन द गेम। कि गेम में जब तक होगे नहीं जीतोगे कैसे। तो गेम में जुड़ने का भाई आपको कहीं पे भी मौका मिलता है ना, कि अगर आपने आज एक चैनल का मालिक बनना है और चैनल पे आपको लाइन प्रोड्यूसर की जॉब से एंट्री मिलती है तो आप करें यार। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इज नेवर अ बैड थिंग। मैं कभी सोचता था ना कि यार एक फिल्म कैसे बनती है, ड्रामा कैसे बनता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये जब बनानी शुरू की है ना, अब ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ मसला ही नहीं है कि एक चीज़ को बना के दिखाना, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आ गया आपको, आप जुड़े रहे ना, आपने सीख लिया, आप जीत गए। तो एनीवे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि कोशिश करते रहें, सिला कभी भी मिल जाता है, कभी भी मिल जाता है, मिलता ज़रूर है। तो एनीवे बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही हमारी। और नताशा से तो खैर अभी बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें सुनने का भी दिल था, लेकिन वक्त का तकाजा है। लेकिन फिर दोबारा इंशाल्लाह बैठेंगे जल्द, किसी और प्रोजेक्ट के साथ तुम्हारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी न किसी अमेजिंग शख्सियत के साथ। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहेंगे।